चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में 6 चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करें भाई। हमने चैप्टर 5 तक रिवीजन देखा था, अब आज हम लोग चैप्टर 6 और 7 का रिवीजन देखते हैं। चैप्टर 6 आपका डायरेक्टिंग के बारे में, आपके मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन आ जाता है कि पहले आपने प्लानिंग के बारे में समझा, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझा, स्टाफिंग के बारे में समझा, अब आज डायरेक्टिंग के बारे में क्विक ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। प्लानिंग के बारे में समझा था कि प्लानिंग मतलब पहले से ही सोच के रखना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सब पहले से सोच के रखना, वो प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो सोचा है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना कि बिजनेस में कितने लोगों की जरूरत है, कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग है। फिर उस और उसके अकॉर्डिंग लोगों को जॉब पे रखना वो स्टाफिंग है, कि जो डिसाइड किया ऑर्गेनाइजिंग में कि भाई इतने लोगों की जरूरत है, अब उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट पे लोगों को सिलेक्ट करना वो स्टाफिंग है। कि लोगों को बुलाना, सिलेक्ट करना, फिर उनकी हमेशा केयर करना, उसे हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। और वो जो केयर करना होता है ना एम्प्लॉइज की, उसी केयर करने में एक हिस्सा आता है डायरेक्टिंग का। ये चैप्टर 6 हमारा डायरेक्टिंग के बारे में, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टिंग वो स्टाफिंग का ही एक हिस्सा है। पहले के समय में स्टाफिंग का ही एक पार्ट माना जाता था, लेकिन अब डायरेक्टिंग को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि मैनेजमेंट का एक अलग पार्ट ये बन चुका है, एक अलग फंक्शन बन चुका है। पहले ये स्टाफिंग का ही एक हिस्सा था। तो स्टाफिंग में हम लोग मानते हैं कि भाई एम्प्लॉयज की केयर करना जरूरी है, उसी केयर करने में क्या क्या किया जाता है वो सब डायरेक्टिंग में है। जो एम्प्लॉयज हैं वो बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट कहलाते हैं। अगर एम्प्लॉयज ही बरोबर काम नहीं करेंगे, वही खुश नहीं होंगे, तो बिजनेस भी ग्रो कैसे करेगा भाई। बिना एम्प्लॉयज के बिजनेस कभी भी तरक्की नहीं करने वाला है। इसीलिए एम्प्लॉयज को गाइड करना, जो भी बिजनेस में एम्प्लॉयज वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर गाइड करना, उन्हें उनके काम के लिए अवेयर करना, उन्हें हमेशा मोटिवेट करना, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उनका एंथुजियाज्म मेंटेन रखना, ये सब एक्टिविटी वर्कर के लिए करना, उसे हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है ना। डायरेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि भाई वर्कर्स के लिए ये सब एक्टिविटी करना, कि उन्हें गाइड करना प्रॉपर, उन्हें वर्क के लिए अवेयर करना। गाइड करना मतलब उन्हें कौन सा काम करना है, फिर अवेयर करना कि वो खुद काम करे, बार बार टोकना ना पड़े। फिर जैसे स्टूडेंट को टोकना पड़ता है, चल भाई पढ़, चल भाई पढ़, वो खुद पढ़ेंगे, उसे पता है कि क्यों पढ़ना है, उसे अवेयर करना कहते हैं। बरोबर ना। तो गाइड करना क्या काम करना है, अवेयर करना कि वो खुद काम करें, उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करना कि हाँ भाई देखो तुम काम कर सकते हो, ये ठीक है ना, काम करोगे तो ये फायदा मिलेगा, वो मोटिवेट करना। उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड उनका एंथुजियाज्म मेंटेन रखना, कि वो रोज का डेली काम कर रहे हैं कहीं बोर ना हो जाए, उसके लिए कंटिन्यूसली उनका एंथुजियाज्म मेंटेन रखने के लिए एक्टिविटीज करना, ये सब डायरेक्टिंग है। बरोबर ना। और उस डायरेक्टिंग रिगार्डिंग क्या क्या करना पड़ता है वो इस चैप्टर का पार्ट है हमारा। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन अगर आप लिखो तो ये लिख सकते हो कि डायरेक्टिंग मींस गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। कि डायरेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, उनको गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, टू परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली, कि जिससे वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सके और बिजनेस का और उनका गोल भी अचीव हो। हर एम्प्लॉय बिजनेस में अपना अपना गोल लेकर आता है। हम हमेशा कहते हैं कोई एम्प्लॉय बिजनेस में जॉब करने के लिए आता है कि उसे नया घर लेना है, किसी को घर के खर्चे पूरे करने, कोई और कुछ काम के लिए आता है, सबके अपने अपने गोल होते हैं। उनका गोल भी अचीव हो और बिजनेस का गोल भी अचीव हो, इस तरह से उनसे काम करवाना तो डायरेक्टिंग है कि नहीं। डायरेक्टिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक अगर कहो, उसकी इंट्रोडक्शन मैंने लिखी है जिसके अंदर सब कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। बट डायरेक्टिंग के बारे में अगर समझे ना उनके कैरेक्टरिस्टिक, तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस एंड मैनेजरियल फंक्शन विच परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि डायरेक्टिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है। हाँ, जो बिजनेस में एम्प्लॉयज को अवेयर किया जाता है, गाइड किया जाता है, किसके हिसाब से, गोल ओरिएंटेड। बिजनेस का जो गोल है उसे ही अचीव करने के लिए उसे गाइड करते हैं ना, कोई दूसरी चीजों के लिए गाइड तो किया नहीं जाता है ना, कि कोई गलत रास्ते पे ले जाने के लिए उसे गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिजनेस में जो गोल है उसे अचीव करने के लिए ही गाइड करते हैं, इसी वजह से ही ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहलाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है, गाइड करना होता है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि भाई शुरुआत में गाइड कर दिया आप छोड़ दो, करो अपने हिसाब से। रेगुलरली सुपरवाइज करना, रेगुलरली मोटिवेट करना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये हमेशा की प्रोसेस है। इसी वजह से डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है।
एंड मैनेजरियल फंक्शन, ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जैसे फंक्शंस आते हैं, ये डायरेक्टिंग भी मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है। पहले के समय में डायरेक्टिंग को मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं माना जाता था, कि स्टाफिंग के अंदर ही ये टॉपिक इंक्लूड हो जाता था, लेकिन अब हर बिजनेस में इसे एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन माना जाता है, विच परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये हर लेवल पे काम करता है। डायरेक्टिंग हर लेवल पे जरूर है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और बॉटम लेवल पे। टॉप लेवल पे भी डायरेक्टिंग की जरूर है, वहां कम जरूर है, मिडिल पे थोड़ी ज्यादा, बॉटम पे और ज्यादा जरूर है। It has a wide scope, include communication, motivation, and supervision, and involve a observation of functions, whether it is done as instructed or not. मतलब इट हैज अ वाइड स्कोप, कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि खाली वर्कर को गाइड कर दिया, मैंने पहले ही बताया, गाइड करना, मोटिवेट करना, उन्हें जो है वो अवेयर करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनका एंथुसियाज्म मेंटेन रखना, इन सब के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो डायरेक्टिंग कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत वाइड स्कोप है इसका। इंक्लूड कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सब जरूरी है। कम्युनिकेशन वो डायरेक्टिंग की प्री कंडीशन है ना, कि कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टिंग की प्री कंडीशन मानी जाती है। अच्छी कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है वर्कर और ऑनर के बीच में, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, तो फिर डायरेक्टिंग सक्सेसफुल होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो डायरेक्टिंग बेकार हो जाता है। इसी चैप्टर का एक अलग से पूरा पार्ट है कम्युनिकेशन का, उसमें ये टॉपिक समझेंगे कि कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग की प्री कंडीशन मानी जाती है। और मोटिवेशन जरूरी है, कि डायरेक्टिंग का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट मोटिवेशन, के वर्कर्स को कंटिन्यूसली मोटिवेट करना जरूरी है। मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार आपको बूस्ट कर दिया अब आप चलते रहोगे, ये ऐसा नहीं है। बार बार पेट्रोल खत्म हो जाता है और बार बार भरवाना पड़ता है, ठीक है ना, मोटिवेट बार बार करना ही पड़ता है। तो ये भी डायरेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड सुपरविजन एंड इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस, डायरेक्टिंग में फंक्शंस का ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली उनका ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन करना पड़ता है, कि जिससे पता चले कि वर्कर बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम ढूंढ के और सॉल्व करना, ये डायरेक्टिंग का काम आता है कि नहीं, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस वेदर इट इज डन एज इंस्ट्रक्टेड और नॉट, कि जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे प्लानिंग की है, उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, उसका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन जरूरी है। एंड इट्स डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन वो टॉप टू बॉटम आता है, कि टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को डायरेक्टिंग देते हैं, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल को डायरेक्टिंग देते हैं। डायरेक्टिंग की प्रोसेस उल्टी नहीं चलती कि बॉटम लेवल वाले मिडिल लेवल को सिखा रहे हैं, मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल को सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है ना, ये टॉप टू बॉटम फ्लो आता है इसका, बराबर। तो इसलिए डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट का बहुत जरूरी फंक्शन बन जाता है। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग फिर उसकी इंपॉर्टेंस आती है, कि डायरेक्शन के फायदा क्या है। डायरेक्शन न करना, इग्नोर करना, वो बिजनेस की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। एम्प्लॉइज हमारे बहुत अच्छे एसेट हैं, और उन्हें संभालना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बिजनेस की, और उसी के लिए ये डायरेक्टिंग जरूरी आती है। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस भी समझो तो उसी के हिसाब से आती है, कि डायरेक्शन इंक्रीज एफिशिएंसी, मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म ऑफ एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, सुपरवाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, कि डायरेक्शन की वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन, गाइडेंस, सुपरविजन मिलता है एम्प्लॉइज को, और जिनकी वजह से इंक्रीज एफिशिएंसी, ये जो जो अंडरलाइन की है, ये सब हमारे जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, कि भाई डायरेक्शन से इंक्रीज एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्कर का मोटिवेशन उन्हें प्रॉपर मिलता है, उन्हें गाइडेंस मिलती है कि भाई कैसे काम करना है, कब काम करना है, तो जिसकी वजह से वर्कर अच्छी तरह से काम कर पाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ती है। मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म बढ़ता है एम्प्लॉइज का, क्योंकि भाई उन्हें जो है वो वर्क के लिए अवेयर किया जाता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर सुपरविजन की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, और किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसे पूरी तरह से मोटिवेशन मिलता है। तो इसकी वजह से अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग की प्रोसेस है तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन अच्छा मिलता है, उनका एंथुसियाज्म मेंटेन रहता है, जोश मेंटेन रहता है उनका। इट हेल्प इन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि भाई इट हेल्प इन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि डायरेक्टिंग की वजह से परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है। असेसमेंट मतलब सिंपल भाषा में कहो तो भाई चेकिंग होती है, कि हर वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी है, हर वर्कर जो है वो कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है,
कौन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है तो फ्यूचर में उसको उसके हिसाब से प्रमोशन भी मिलता है, कौन नहीं काम कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है, बराबर। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस की चेकिंग होती है, असेसमेंट होता है, जिसके रिगार्डिंग बिजनेस में प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। डायरेक्टिंग में सुपरविजन आता है और सुपरविजन की वजह से परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है। इफेक्टिव प्लानिंग, कि प्रॉपर डायरेक्टिंग की वजह से जो हमारी प्लानिंग की हुई है वो सक्सेसफुल होती है। हमने फर्स्ट स्टेप में जब प्लानिंग करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू, तो उस प्लानिंग के हिसाब से बरोबर काम चल रहा है कि नहीं, ये डायरेक्टिंग से ही जो है वो चेक होता है। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, जो हमने आगे समझा था कि ऑर्गेनाइजिंग में सबको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जाती है और डायरेक्टिंग में चेक किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर निभा रहे हैं कि नहीं। तो अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी जो है वो प्रॉपर सक्सेसफुल हो पाता है। कोऑर्डिनेशन हो पाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से सब एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है ना। कि अगर टॉप लेवल से प्रॉपर डायरेक्टिंग मिल रही है, प्रॉपर जो है वो गाइडेंस मिल रही है, तो सभी वर्कर में कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि सब जो है वो मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं कि एक को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सपोर्ट देने वाले टॉप लेवल पे भी और उनकी साथ की लेवल के भी बैठे हुए हैं, बरोबर ना? कि उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कोई बैठा हुआ है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से उनमें कोऑपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। एंड कंट्रोल, कि प्रॉपर डायरेक्टिंग से कंट्रोल का काम भी हो जाता है। कंट्रोलिंग का काम क्या है, जो इसके बाद वाले चैप्टर में भी देखेंगे। कंट्रोलिंग का काम है कि प्लानिंग के हिसाब से प्रॉपर सब चल रहा है कि नहीं उसे चेक करना, ये कंट्रोलिंग का काम है। तो डायरेक्टिंग में भी तो वही हो जाता है ना, ठीक है ना, कि सब वर्कर जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं प्लानिंग के हिसाब से। इसलिए अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग है तो उसमें कंट्रोलिंग का काम आ ही जाता है। कि अगर डायरेक्टिंग प्रॉपर है ना तो कितनी बार कंट्रोलिंग की एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। Through directing, deviation are identified early, work is done as per target and business objective achieved smoothly. कि डायरेक्टिंग की वजह से डेविएशंस आर आइडेंटिफाइड अर्ली, डेविएशन मिस्टेक्स मिल जाती है, रेगुलर सुपरविजन करो तो ऑन द स्पॉट मिस्टेक मिल जाती है और उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आखिरी में जब रिजल्ट आएगा फिर गलती पता चलेगी, अरे हमें यहाँ गलती हो गई, और उस वक्त गलती सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन पहले ही प्रॉपर डायरेक्टिंग से पहले ही जो है हमें गलतियां मिल जाती है कि जैसे ऑन द स्पॉट सुधारा जा सके और गोल अचीव हो सके। वर्क इज डन एज पर टारगेट एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव स्मूथली। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई डायरेक्टिंग जो है वो, जो पहले के लोग नहीं मानते थे डायरेक्टिंग को, लेकिन आज वो डायरेक्टिंग सबसे जरूरी फंक्शन आ जाता है। तो डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट समझे ना। अब उसके बाद चैप्टर का मेन पॉइंट आता है, वो आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। जो मैंने स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन में बताया वैसे ही, कि डायरेक्टिंग के मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी बिजनेस में डायरेक्टिंग हो रही है मतलब ये 4 काम हमें करने हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग के ये 4 पार्ट, भले उसकी प्रोसेस कहो, इसे एलिमेंट्स कहो या कुछ भी, डायरेक्टिंग के अंदर ये 4 चीजें की जाती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और अब आगे के हिस्से में हम लोग ये 4 बातें समझेंगे, जिनमें सबसे पहले सुपरविजन से हम लोग शुरू करें। कि भाई सुपरविजन, सुपरविजन मतलब आसान भाषा में यही कहलाता है कि सब वर्कर प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसे कंटिन्यूसली चेक करते रहना, ये सुपरविजन है, ठीक है ना। आप लोगों की जैसे एग्जाम होती है तो एग्जाम में सुपरवाइजर आते हैं, वो ये देखते हैं ना कि सब स्टूडेंट बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बरोबर टेस्ट लिख रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें सॉल्व करके देते हैं, वो होता है कि नहीं, यही सुपरवाइजर का काम है। और सुपरवाइजिंग का फंक्शन भी यही बताता है। डेफिनेशन में कहो तो इट मींस ऑब्जर्विंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज। कि भाई जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना, उन्हें गाइड करते रहना। अगर उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप स्कूल में एग्जाम देते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो सुपरवाइजर आपको गाइड करता है कि ये चीज यहाँ लिखो, आंसर नहीं बताता पर गाइड तो करता है ना, कैसे ऐसे काम करो, ठीक है यहाँ बैठो, ठीक है यहाँ पर ये काम करना है, वो गाइडिंग होती है। एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, ये चेक करना है कि एम्प्लॉय कुछ भी गलत काम ना करे, ठीक है ना, कुछ भी गलती ना हो, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना, यही सुपरवाइजिंग का फंक्शन है। बिजनेस में भी यही चलता है कि ऑब्जर्व करना, गाइड करना और कंट्रोल करना, ये सुपरविजन में आ जाता है, ठीक है। और सुपरविजन करने वाला पर्सन कौन, तो वो सुपरवाइजर है।
सुपरवाइजर कहलाता है। और हमारी टेक्स्ट बुक में फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर दिए हुए हैं। तो सुपरवाइजर के फंक्शंस क्या हैं? आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 या 3 मार्क में आपको पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि सुपरवाइजर का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर अगर समझे तो मैंने यहाँ पर कॉमा करते हुए ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, जिसमें आपके जो पॉइंट वाइज है ना वो सब उसमें दिया हुआ है। अब इन्हीं के हिसाब से सबका एक एक अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हो आप कि सुपरवाइजर का काम क्या है। तो अ सुपरवाइजर गाइड, मोटिवेट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज, रिमूव हर्डल्स एंड एंश्योर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। सुपरवाइजर ये चेक करता है कि वो वर्कर को प्रॉपर गाइड दे सके, मतलब उसका काम है सबसे पहले सुपरवाइजर का कि वर्कर्स को गाइड करना, उन्हें अवेयर करना उसके काम के बारे में कि उन्हें कौन सा काम कब करना है, ये गाइड करना, मोटिवेट करना उन्हें कंटिन्यूअसली कि वो अपनी इच्छा से जो है वो काम कर सके, अपने गोल अचीव करने के लिए काम कर सके। तो वो सुपरवाइजर कंटिन्यूअसली वर्कर को मोटिवेट करता है। ट्रेन एम्प्लॉइज, उन्हें जरूरी ट्रेनिंग देता है, जब भी जरूर हो कि कौन सा काम कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करता है। रिमूव हर्डल्स, कि अगर उन्हें कोई भी तरह के डेविएशंस, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल्स आ रही है तो उसे दूर करने का काम सुपरवाइजर का है। कि एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो उसे उस हर्डल्स को दूर करना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम सुपरवाइजर का। एंड एंश्योर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, और ये ध्यान देता है कि वर्क टाइम पे पूरा हो। सुपरवाइजर का यही जो है वो काम है कि वर्कर्स को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना, ये चेक करते रहना कि वो अपना काम टाइम पे पूरा करें, कि जो टारगेट मिला है कि इतने टाइम में पूरा करना है तो वो पूरा करें, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सुपरवाइजर का काम पनिशमेंट देना नहीं है कि नहीं हुआ टाइम पे पूरा तो ठीक है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, उसका काम है गाइड करना, उसका काम है प्रॉब्लम्स दूर करना कि क्यों टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग टाइम पे काम पूरा करवाना। And he maintained discipline, communication, cooperation and feeling of oneness among the employees. सुपरवाइजर का काम है कि वो एम्प्लॉयज को जोड़ के रखता है, कि उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है कि कोई भी एम्प्लॉय गलत काम ना करे, ठीक है ना, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रखने का काम सुपरवाइजर का। प्रॉपर कम्युनिकेशन वो रखता है, तो सुपरवाइजर जो है वो टॉप लेवल और वर्कर्स उनके बीच का जो है वो मीडिएटर कहलाता है, ठीक है ना, कि अगर वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टॉप लेवल तक ये पहुंचाता है और टॉप लेवल से कुछ भी सजेशंस आ रहे हैं, वर्क आ रहे हैं तो वो वर्कर तक पहुंचाता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन रखने का काम वो सुपरवाइजर का। कोऑपरेशन रखता है कि सब वर्कर हमेशा मिलजुल के काम करें, कोई वर्कर में कभी झगड़ा ना हो, और अगर हो रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज में हमेशा वननेस की फीलिंग हो कि वो हमेशा जो है वो एक बन के रहें और वो कभी बिजनेस का अलग हिस्सा है, बिजनेस के नौकर की तरह काम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग उनमें न आए कि भले एम्प्लॉय है या वर्कर है वो सब एक जो है वो होकर काम करें, भले बॉस हो या ऑनर हो वो सब एक होकर जो है वो काम करें, वननेस की फीलिंग उनमें मेंटेन रहे, ये देखने का काम सुपरवाइजर का है, ठीक है ना, भेदभाव ना हो। आपके क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं तो सुपरवाइजर के लिए सब सेम है, वो कभी भेदभाव नहीं करता कि भाई इस स्टूडेंट के लिए जो है वो हम स्पेशल केयर करें, इस स्टूडेंट को इग्नोर करें, ऐसा नहीं, वननेस की फीलिंग क्रिएट करना ये सुपरवाइजर का काम। और इसलिए सुपरवाइजर में कहता है ना कि एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सुपरवाइजर एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन के रहता है, उनका दोस्त बन के, उनका फिलोसोफर बन के, कि उन्हें जो है वो समझाता है चीजें और गाइडिंग करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो सुपरवाइजर, उसके ये सब फंक्शंस आप लोग याद रखना, ठीक है ना। वर्कर्स का केयर टेकर ये कहलाता है सुपरवाइजर, जो वर्कर के लिए हमेशा काम करे। तो सुपरविजन वो डायरेक्टिंग का पहला पार्ट आता है, उसके लिए डेफिनेशन और ये फंक्शंस याद रखना पक्का। सुपरविजन के बाद दूसरा फंक्शन आता है, वो आता है मोटिवेशन का, दूसरा मोटिवेशन का पार्ट आता है हमारा। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब कि भाई सामने वाले में एक तरह की इंटरनल फीलिंग क्रिएट करना कि जिससे वो अपना काम खुद करे और अपना गोल अचीव खुद करे, एक इंटरनल फीलिंग, वो मोटिवेशन है, बरोबर ना। मोटिवेशन सामने वाले को अवेयर करता है, वर्कर को अवेयर करता है, कोई भी पर्सन को अवेयर करता है कि उसे क्यों काम करना है, और जिसकी वजह से वो खुद अपनी इच्छा से जो है वो काम करना शुरू करता है, वो मोटिवेशन है। कि आपको सपोज स्टूडेंट को हम कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ऐसे काम करो ऐसे काम करो, लेकिन अगर उन्हें कोई रीजन मिल जाए कि हाँ भाई क्यों पढ़ना है, कोई इंटरनल फीलिंग मिल जाए कि भाई क्यों पढ़ना है,
और उसके बाद वो खुद पढ़ने लग जाए, उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि कब क्या कैसे काम करना है, वो अवेयर हो गए, उनमें वो फीलिंग्स आ गई, तो कि कोई भी चीज की वजह से अगर वो फीलिंग आ रही है वो उसका मोटिवेशन, ठीक है ना, वो मोटिवेशन है कि जिससे अंदर वो वैसी फीलिंग हो कि हम कोई भी काम अपना काम खुद करने को तैयार है, किसी को बोलने की अब जरूरत पड़ेगी नहीं। वो इंटरनल फीलिंग को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन खाली सुनने से मिलता हो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज से मिलता हो, कोई भी चीज से जब हमें अवेयरनेस आती हो कि हाँ यार ये काम हमें करना है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों जो है वो पीछे पड़ रहे हैं, कोई भी चीज से अगर हमें वो जो है वो क्या कह सकते हैं वो फीलिंग क्रिएट होती है, तो वो मोटिवेशन है। कितनी पुरानी कहानियां, मोटिवेशन आता है मैं बोलना लग जाता हूँ यार, कितनी पुरानी जो है वो कहानियां है, उन्हें कि एक मकड़ी को देखकर भी जो है वो मोटिवेशन आता है कि वो बार बार गिर के ऊपर चढ़ती है, तो हम क्यों नहीं करते। तो मोटिवेशन कहीं से भी आता है, कुछ सुनने से नहीं, कुछ देखने से, बरोबर ना, कुछ जो है वो किसी की बात सुनने से, कुछ पढ़ने से, ठीक है ना, किसी का जो है वो खाली बिहेवियर देखने से, कोई भी चीज से मोटिवेशन आता है कि जिससे हम अपना काम खुद कर सके, वो इंटरनल फीलिंग को मोटिवेशन कहते हैं। So it is an internal force that stimulate a person to work willingly, कि ये एक तरह का इंटरनल फोर्स है दैट स्टिम्युलेट अ पर्सन, उस पर्सन को तैयार करता है, उस पर्सन में वो फीलिंग क्रिएट करता है टू वर्क विलिंगली, कि जिससे पर्सन अपना काम खुद करे, एंड एंथुजिएटिकली मतलब कि जोश के साथ करे, ना कि ऐसे लेजे जबरदस्ती से करे, जोश से खुद अपना काम करे टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, कि जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो मोटिवेशन एक तरह की इंटरनल फीलिंग है, और यहाँ बिजनेस के अकॉर्डिंग कहें तो वर्कर को मोटिवेट करना कंटिन्यूसली जरूरी आता है, क्योंकि रोज का काम करते हैं ना, सेम तरह की जो है वो एक्टिविटी होती जाती है, तो बोर्डम आता है, फटीग आता है, और जिसकी वजह से वर्कर जो है वो रेगुलर काम नहीं कर पाते, हम भी रोज का एक एक काम कर करके बोर हो जाते हैं, फिर वो मोटिवेशन की फीलिंग चाहिए होती है, कंटिन्यूस चाहिए होती है, कि जिससे जो है वो हमें अवेयरनेस आए और फिर अपने काम में लग जाए। और वर्कर को भी जरूरी है, जितना मोटिवेशन वर्कर में रहेगा उतना वर्कर बिजनेस के लिए जो है वो अच्छा काम करेंगे, कंटिन्यूस काम करेंगे, जोश से काम करेंगे, बराबर। तो ये एक तरह की इंटरनल फीलिंग है, वो ध्यान में रखना। और वही उसके कैरेक्टरिस्टिक में समझे, हाँ ये ध्यान देना, आपके एग्जाम में मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक का है या इंपॉर्टेंस का है, दोनों में यही पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है ना। आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, दोनों में यही बातें आती है। मोटिवेशन क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग कहें तो इट इज एन इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इंक्रीज एफिशिएंसी, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। कि भाई मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है, मोटिवेशन बाहर से नहीं दिखता, बाहर से भले आप कितना भी नाटक कर लो, जब तक अंदर से मोटिवेशन ना आए ना तब तक काम नहीं होता है। भले जो है वो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं ना कि वो कह रहे हैं हाँ सर मैं कर रहा हूँ, हाँ सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ सर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो बाहर से दिखावा है, अंदर से तो वो सबको गालियां देता रहेगा कि यार क्या करना पड़ रहा है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं, तो वो मोटिवेशन नहीं है, बाहर से भले कितना भी दिखाओ ये इंटरनल फीलिंग है, कि भाई जब अंदर जो है वो फीलिंग क्रिएट होती है कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है, वो इंटरनल फीलिंग है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, कि मोटिवेशन हर एक के लिए अलग अलग होता है, हर एक के साइकोलॉजी, हर एक के माइंडसेट के हिसाब से अलग होता है। किसी को कुछ सुनने से मोटिवेशन मिलता है, किसी को जो है वो कुछ पढ़ने से, किसी को कुछ देखने से मोटिवेशन मिलता है, बराबर ना। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो सबके लिए अलग अलग रहता है, सबके लिए सेम मोटिवेशन नहीं होता है। विच इंक्रीज एफिशिएंसी, के मोटिवेशन, प्रॉपर मोटिवेशन मिलने से जो है वो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे जो लेजीनेस से वो काम करता रहेगा, प्रॉपर मोटिवेशन से वो जोश से काम करता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, मोरल बढ़ता है, ठीक है ना, कि हाँ भाई उसे काम करने की इच्छा आती है, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना, वो पहले से ज्यादा काम कर पाता है प्रॉपर मोटिवेशन की वजह से। It is a continuous process that help in achievement of goals, reduction in labor turnover, cooperation and positive attitude। कि भाई मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वर्कर के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाती है, कि कंटिन्यूस मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो जल्दी डाउन हो जाती है, हमारा पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है, कोई भी क्यों ना हो, वर्कर्स ही क्यों ना हो, नेगेटिव चीजें जो है वो जल्दी माइंड में आती है, इसकी वजह से मोटिवेशन कंटिन्यूस देना जरूरी है। ये इंटरनल फीलिंग है कि कंटिन्यूसली वो फीलिंग एक्टिवेट करते रहना चाहिए, कि जिससे हम लोग जो है वो काम करते रहें हमेशा, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक वर्कर काम कर रहे हैं, तब तक मोटिवेशन देते रहना जरूरी है।
हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल अचीव करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर मोटिवेशन से काम करेंगे तो डिजायर्ड गोल्स जल्दी से जो है वो अचीव हो पाएंगे। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, कि अगर हम वर्कर को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रह रहे हैं तो उन्हें भी जो है वो बिजनेस में काम करने में मजा आएगा और वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे। बिजनेस का लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वो हमेशा बिजनेस में टिके रहेंगे, जिससे उन्हें भी फायदा और बिजनेस को भी फायदा रहेगा। कोऑपरेशन उनमें बना रहता है, मोटिवेशन की वजह से सब वर्कर आपस में कोऑपरेट होकर काम करते हैं, कोई किसी से झगड़ता नहीं है, कोई किसी से जेलेसी की फीलिंग नहीं रखता, गुस्सा नहीं रखता, सब मिलजुल कर जो है वो काम करते हैं। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सॉल्व करना वो वर्कर सीखते हैं। हम हमेशा कहते हैं दो तरह के वर्कर होते हैं, प्रॉब्लम आ गई तो एक टेंशन में आ जाओ, क्या करें अब, कैसे करें अब, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये होता है कि उनमें मोटिवेशन नहीं है। और एक पर्सन होता है, प्रॉब्लम आई है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है ना, कुछ कर लेते हैं हम लोग, भाई ठीक हो जाएगा, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा हमें। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वो इनसे सीखते हैं, मोटिवेशन से वर्कर। इट हेल्प एम्प्लॉय टू अडेप्ट चेंजेस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कि भाई प्रॉपर मोटिवेशन से एम्प्लॉयज अडेप्ट चेंजेस, मतलब कोई भी तरह के बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ जा रहा है, सडनली कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नए रूल्स आ गए, कुछ बदलाव आ गया, तो एम्प्लॉय, ऑनर, बड़े मैनेजर्स हैं, कोई भी लेवल पे काम करने वाले लोग उस चेंजेस को जल्दी से एडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रॉपर मोटिवेशन होता है तो ही वो एक्सेप्ट कर पाते हैं और आगे काम कर पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हैं मोटिवेशन की वजह से, एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की सक्सेस के लिए वो प्रॉपर काम कर पाते हैं। इसलिए भाई कोई भी बिजनेस में या बिजनेस के बाहर भी मोटिवेशन खुद के लिए कंटिन्यूसली जरूरी है। बिना मोटिवेशन के जो है वो इंसान परेशान हो जाता है कि अब आगे करे क्या, और मोटिवेशन रहता है तो वो कंटिन्यूसली अपने गोल के लिए काम करता रहता है, बरोबर ना। फिर उसी मोटिवेशन के अंदर हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ अलग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। मोटिवेशन के ही जो हमारा डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स मोटिवेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें एक टॉपिक दिया हुआ है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो बहुत अच्छे जो है वो साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने 1943 में एक आर्टिकल लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कोई भी पर्सन को प्रॉपर मोटिवेशन किन चीजों से मिलता है, कब मिलता है, तो उन्होंने नीड्स के बारे में बताया था। अब्राहम मैस्लो ने क्लियरली बताया था कि जब पर्सन की नीड सेटिस्फाई होती है तब उसे प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है। और वो नीड की भी एक हायरार्की बनी हुई है, हायरार्की मतलब एक लेवल्स बनी हुई है कि पहले ये नीड सेटिस्फाई होगी तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, फिर उसके बाद इस नीड पे आते हैं, उसके बाद इस नीड पे आते हैं। अगर पर्सन नीड रख रहा है और उसकी ये नीड सेटिस्फाई होती है तो ही उसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, उसके अलावा मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन का मेन कनेक्शन नीड के साथ होता है। पर्सन नीड रखे तो उसे मोटिवेशन चाहिए उसे पूरा करने के लिए, नीड पूरी हो जाती है तो मोटिवेशन मिलता है ना। नीड पूरी करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए और पूरी हो जाती है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। नीड पूरी नहीं होती तो इंसान सबसे ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बराबर ना। कि नीड पूरी ना हो तो इंसान जो है वो बहुत डिप्रेस रहता है। इसलिए तो हमारे इंडिया में हमेशा कहते हैं कि आप कोई इच्छा रखो ही मत, नीड रखो ही मत तो अच्छा है, क्योंकि नीड रखते हैं तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। नीड पूरी होती है तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है, नहीं पूरी हो तो इंसान डिप्रेस हो जाता है। तो अब्राहम मैस्लो ने नीड की एक हायरार्की बताई है, एक जो है वो लेवल्स बताई है कि हर इंसान, हम स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं कि आपकी ये एज नहीं है, जब आप अभी 12th के बाद अगर कमाने जा रहे हो, आगे अपना घर चलाने जब पहुंचोगे, या पूरा घर मुझे ही चलाना है, तब उस वक्त ये एक हायरार्की आपके सामने आती है, जिनमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स आती है। कि साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड, प्राइमरी नीड्स कहलाते हैं। हम हमेशा कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इंसान सबसे पहले जो है वो इन चीजों के लिए काम करता है। जब अभी हमें घर चलाना है तो सबसे पहले जो है वो 2 वक्त का खाना चाहिए, प्रॉपर कपड़े चाहिए और छोटा सा घर चाहिए, भले रेंट पे ही क्यों ना हो। और उसके लिए भाई पूरे महीने का खर्चा समझो 20,000 है तो 20,000 मेरी इनकम होनी चाहिए, तो कह सकते हैं उसकी फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो रही है कि उसे 2 वक्त का खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए। इन बेसिक चीजों में, अभी तो वो एजुकेशन वगैरह भी और कुछ भी नहीं, ये बेसिक चीजें अगर हम लोग कहें कि इन चीजों में सपोज उसके महीने का खर्चा 20,000 है लेकिन उसे नौकरी मिल रही है 15,000 की, तो उसे कुछ भी कर लो दूसरी चीजों से मोटिवेशन नहीं मिलेगा जब तक उसकी जो है वो
प्रॉपर इनकम, प्रॉपर सैलरी जो है वो 20,000 तक नहीं पहुंचती, या बिजनेस चल रहा हो तो बिजनेस वहां तक ना पहुंचे। ये सबसे पहली नीड कहलाती है कि बेसिक नीड उसकी सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर वो समझो आगे बढ़ेगा, तो उसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, ये साइकोलॉजिकल प्राइमरी नीड्स आ जाती है। जब ये नीड सेटिस्फाई हो तो इंसान दूसरी नीड रखता है। अब वो इंसान दूसरी नीड रखेगा तो फिर से अब उसे जो है वो पूरी होगी तो मोटिवेशन मिलेगा, तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बराबर ना। अगर वो नीड ही ना रखे ये तो फिलोसॉफिकल बात हो जाती है कि साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद अगर वो दूसरी नीड ही ना रखे तो बात खत्म है, बराबर। लेकिन ये एक लेवल जनरली चलती है कि साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं कि मुझे महीने के 20,000 चाहिए घर चलाने के लिए, तो उतनी जॉब मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो इंसान डिप्रेस रहता है जब तक ये नीड सेटिस्फाई ना हो। नीड सेटिस्फाई होती है तो मोटिवेशन मिलता है, हाँ चलो भाई जितना खर्चा है उतना तो मुझे आ रहा है। उसके बाद सेफ्टी नीड आती है। अब सेफ्टी नीड आती है क्योंकि देखो अब जितना खर्चा है उतनी इनकम है, लेकिन वो इनकम रेगुलर चल रही है कि नहीं। भाई घर का 20,000 का खर्चा है महीने का, तो ठीक है मेरी सैलरी 20,000 है, घर बरोबर चल रहा है। लेकिन अचानक मेरी जॉब छूट गई तो, या बिजनेस चल रहा है अचानक मंदी आ गई तो, अचानक घर में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, अचानक दूसरे खर्चे आ गए, तो फिर तो उस वक्त क्या करे इंसान। तो इंसान इसीलिए जब ये प्राइमरी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो सेफ्टी नीड रखता है, कि सेफ्टी नीड रखता है कि अब जो मेरी जॉब चल रही है वो कंटिन्यूसली वैसे चलती रहे, जो इनकम है वो इनकम कंटिन्यूस रहे, कभी बंद ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए काम करवाएगा। कभी सडन एक्सपेंस आ जाए तो मैं उसकी तैयारी करके रखूं, सेफ्टी करके रखूं। इसलिए इंसान इंश्योरेंस करवाता है, मेडिक्लेम करवाते हैं, बराबर ना। जॉब्स जो है वो सेफ्टी रखते हैं कि परमानेंट जॉब मिल जाए। किसी को 5 साल की परमानेंट जॉब मिल गई तो उसे राहत मिलती है कि चलो यार 5 साल तक जो है वो मुझे कंटिन्यूसली ये सैलरी मिलती रहेगी, बराबर ना। तो ये सेफ्टी नीड होती है कि उसे जॉब की, उसे जो है वो बिजनेस की, उसे इंश्योरेंस रिलेटेड सब सेफ्टी प्रॉपर है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये दो नीड सेटिस्फाई होती है तो इंसान फिर जो है वो दूसरा सोचता है। जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं है, उसे सेफ्टी नीड ही नहीं है, उसका जो है वो जॉब खतरे में चल रही है, बिजनेस जो है वो मंदी में चल रहा है, इनकम बरोबर नहीं आ रही है, तो उसे मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं कुछ भी कर लो। तो सेफ्टी नीड के बाद दूसरा उसे आता है सोशल नीड। जब सेफ्टी नीड अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है, लगता है कि अब सब चीजें बरोबर सेट है, तो फिर आता है तीसरा सोशल नीड, कि अब इंसान सोसाइटी की तरफ जाता है। क्या भाई अब खुद सिक्योर हो गया, जॉब बिजनेस बरोबर चल रहा है हमारा, बरोबर ना, कि भाई बरोबर खर्चे आ रहे हैं, फ्यूचर के लिए मैंने सेफ्टी बना के रखी है, कहीं एफडी रख दिया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं कुछ किया है, सेफ्टी है फ्यूचर की भी। तो अब इंसान सोशल नीड में जाता है। पर्सन जो है वो सोशल एनिमल है, उसे आसपास के लोगों के साथ रहना पसंद है, कि अब उसे सोसाइटी में रहना पसंद आता है, कि भाई वो जहाँ पे भी सोसाइटी में रह रहा है हर कोई जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करे, फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो घुलना मिलना होता है। ये सब जो है वो सोशल नीड, कि कहीं शादी के फंक्शन में जा रहा है, कहीं फेस्टिवल है तो चलो फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। ये दो नीड सेटिस्फाई नहीं होती ना, तब तक इंसान ऐसा कुछ भी नहीं करता। किसी की शादी भी आती है तो वो कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे काम करना है, क्योंकि उसे पता है उसका माइंड इस नीड में अटका हुआ है कि जॉब की सेफ्टी नहीं है, मैं शादी में जाऊं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इंसान पहले ये नीड सेटिस्फाई करता है तो वो आगे की नीड पे पहुंचता है, ठीक है ना। सोशल नीड में कि अब उसे सोसाइटी में जो है वो रिस्पेक्ट मिले, कि रोज सुबह घर के बाहर निकल रहा है तो हर कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है सोसाइटी में, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, घर वालों के साथ जो है वो हर संडे टू संडे चलो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। ये सब जो है वो बेसिक सोशल नीड में आ जाता है। ये दो सेटिस्फाई के बाद ये नीड सेटिस्फाई होती है, बरोबर नहीं। जिसके बिजनेस खतरे में हो, जो है वो जॉब बरोबर नहीं चल रही है, वो कोई संडे संडे घूमने भी नहीं जाता है ना। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे पहले यहाँ ध्यान दे, तो फालतू का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि उनका माइंड यहाँ अटका हुआ होता है। ठीक है, ये दो नीड सेटिस्फाई होती है तो इंसान सोशल नीड में जाता है। और सोशल नीड भी सेटिस्फाई हो जाए कि चलो ये दोनों नीड सिक्योर हैं, सोशल नीड भी जो है वो सेटिस्फाइड है, कि घर वालों के साथ जो है वो अच्छा रिश्ता है सबका, सोसाइटी में सबसे जो है वो अच्छी तरह से राम राम है, बरोबर ना, कि ऑफिस में जिनके साथ काम कर रहे हैं सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, बढ़िया सब चल रहा है, ये सोशल नीड उसकी सेटिस्फाइड, तो इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेट रहता है। मोटिवेशन मिलता है जब ये सोशल नीड भी सेटिस्फाइड हो। अब सोशल नीड सेटिस्फाइड ना हो, समझो ये दोनों नीड भले सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सोशल नीड सेटिस्फाई नहीं है, घर में सबके साथ झगड़ा चल रहा है, जहां बिजनेस में काम कर रहे हैं वहां दूसरे एम्प्लॉयज के साथ रोज का झगड़ा चल रहा है, सोसाइटी में पड़ोसी के साथ जो है वो रेगुलर झगड़ा चल रहा है, ये सोशल नीड सेटिस्फाई नहीं है, बराबर ना। तो इंसान को कुछ भी करो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं घर के बाहर निकल रहा हूँ, पहले पड़ोसी खड़ा रहता है और वो झगड़ा करने बैठ जाता है ना। वहां पे जो है वो बिजनेस में जा रहा हूँ तो एम्प्लॉय मेरे खिलाफ जो है वो चुगली करता रहता है।
तो अगर ऐसी चीजें उसके माइंड में चल रही है, ये सोशल नीड सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी कर लो उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, भले ये दो नीड सेटिस्फाइड क्यों ना हो, बराबर। ये हर नीड सेटिस्फाई हो तो उसे मोटिवेशन मिलता है, तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सीधी जो है वो प्रिंसिपल है ह्यूमन मोटिवेशन की, कि सोशल नीड उसकी सेटिस्फाई हो जाती है कि चलो सब जगह बिजनेस में, सोसाइटी में, घर में, सब में जो है वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीनों नीड्स जो है वो जब सेटिस्फाई हो जाती है तो इंसान की लाइफ आराम से चलती है। ये तीनों जो है वो लोअर नीड्स कहलाती है, ये तीन कहलाती है लोअर नीड्स। वर्ल्ड के 99% पॉपुलेशन इन नीड्स में अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी की ये जो दो नीड्स हैं, वो दो नीड्स जो है वो हायर नीड्स कहलाती है, हायर नीड। इन नीड के बारे में और कोई सोचता ही नहीं है, ये तीन सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, अब कहता है अब मुझे और कोई नीड रखनी ही नहीं, कोई इच्छा रखनी ही नहीं है, वो चौथी नीड में इंसान जाता ही नहीं। रेयरली जो है वो कोई वर्ल्ड के 1-2% लोग हैं जो इन नीड के बारे में सोचते हैं, बराबर ना, बाकी वो कोई भी नहीं सोचता है। जिनमें फोर्थ नीड आती है, जब ये तीन नीड सेटिस्फाई हो तो इंसान फोर्थ पे जाता है, ये तीन ही ना हो तो फोर्थ का सवाल ही नहीं है वो आएगा। इंसान वो इच्छा रखता ही नहीं है कि मुझे ये नीड भी मिले, ठीक है ना। ये तीन सेटिस्फाई हो तो, और ये सेटिस्फाई होती है तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट सेट हो जाती है, चलो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फोर्थ पे पहुंचते हैं, हायर नीड्स पे, जिनमें एस्टीम एंड स्टेटस नीड आता है। एस्टीम एंड स्टेटस नीड वो कहलाता है कि अब वो जहां पर भी काम कर रहे हैं, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में और अपने बिजनेस में, जॉब पे, कहां पर भी वो रह रहे हैं, अब वहां पर उन्हें एक अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए। खुद गेन करे नहीं, सामने से मिलना चाहिए, ये उसकी नीड रहती है, बराबर ना। वो एस्टीमेट स्टेटस नीड रहती है कि अपने घर में जो है वो रह रहा हूँ तो परिवार वाले कुछ भी डिसीजन ले तो मुझे पूछेंगे कि हाँ भाई आप जो बोलो वो डिसीजन लेना है, ये स्टेटस नीड है कि हाँ भाई परिवार में मुझे एक स्टेटस मिला है ना, वो फूफा जी जैसा स्टेटस। हाँ, या फिर जॉब में अगर जहां पर भी जॉब कर रहे हैं तो सभी एम्प्लॉयज जो है वो मुझे लीडर बना रहे हैं कि नहीं भाई आप जो बोलोगे ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे, तो वो लीडरशिप का जो है वो स्टेटस मिलता है। ये सामने से नहीं, हम नहीं कहते कि मुझे लीडर बनाओ, वो सामने से कहे, ये नीड रहती है। हम सामने से कहेंगे तो वो तो गलत मानेंगे कि नहीं नहीं ये तो सामने से बोल रहा है, वो गलत चीज हो गई। जब जो है वो इंसान खुद खुद जो है सामने से नहीं, वो लोग जब बोले कि नहीं भाई इसे लीडर बनाना है, ये नीड रखता है, इसे स्टेटस नीड कहते हैं। सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी के सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसे जो है वो सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाना है, इसे एस्टीम एंड स्टेटस नीड कहते हैं। और ये नीड हर कोई नहीं रखता है, सब लोग ये कहते हैं छोड़ो यार मुझे सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं बनना है, मैं इन तीन में खुश हूँ, ठीक है ना, आप लोग और किसी को बनाना हो बनाओ। तो ये नीड ज्यादातर लोग रखते ही नहीं है कि जॉब में कोई लीडर नहीं है, मुझे लीडर नहीं बनना है, मैं शांति से अपना काम कर रहा हूँ, मुझे लीडर की जवाबदारी नहीं लेनी, तो वो ये नीड रखते ही नहीं है, होता है ना ऐसा। तो ये एक एस्टीम एंड स्टेटस नीड आती है कि वो जहां पर भी काम करे वहां उसे एक स्टेटस मिले, एक लेवल मिले, बराबर। और ये नीड भी सेटिस्फाई हो तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन ये नीड रखते हैं, ये नीड रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं ये। अब ये नीड सेटिस्फाई होती है तो उन्हें और मोटिवेशन मिलता है, तो वो इस नीड पे पहुंचते हैं कि सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो नीड ये कहलाती है कि अब इंसान इच्छा रखता है आखिरी में कि अब वो जिस फील्ड में काम कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो काम कर रहा है, वहां पे उसका नाम जो है वो टॉप लेवल पे आना चाहिए। उसे सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं कि भाई सपोज अगर जो है वो कोई डॉक्टर है तो वो आखिरी में ये इच्छा रखता हो कि भाई सूरत सिटी में जब भी डॉक्टर का नाम लिया जाए तो सबसे ऊपर मेरा नाम लिया जाए। ये सेल्फ एस्टीम नीड है कि भाई मुझे सेल्फ एस्टीम, खुद को जो है वो सबसे टॉप पे पहुंचाना है, बराबर ना, कि सबसे ऊपर मेरा नाम रखा जाए, ऐसे मुझे कुछ काम करना है, ये उसकी नीड होती है और उस नीड के लिए वो काम करना शुरू करता है। ये आखिरी नीड सेल्फ एस्टीम, ऐसे बहुत कम सोचते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन इस नीड पे जाते हैं, बराबर ना। ये हायर नीड हो जाती है उनकी। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक्टर्स हैं तो एक्टर में अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर आता है, कि भाई क्रिकेटर है तो उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो भाई ये फील्ड का नाम लिया तो उसका नाम टॉप पे आना चाहिए, ये कहते हैं सेल्फ एस्टीम नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कि भाई अगर कोई लॉयर है तो वो कहता हो कि नहीं भाई सूरत में जब भी लॉयर का नाम लिया जाएगा टॉप पे मेरा नाम लिया जाएगा, ये सेल्फ एस्टीम नीड। ये नीड उसकी तब सेटिस्फाई होती है, या कहो वो इस नीड पे तब पहुंचता है जब ऊपर की चार नीड सेटिस्फाई हो। ये लेवल है, उसकी प्राइमरी नीड ही सेटिस्फाइड ना हो या सेफ्टी नीड ही सेटिस्फाइड ना हो तो वो सेल्फ एस्टीम तक तो कुछ भी करो नहीं पहुंचेगा। कि मेरी जो है वो रेगुलर
इनकम भी नहीं निकल रही है और मैं सोचूं कि सूरत के टॉप का जो है वो डॉक्टर मैं ही बनूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, पहले खुद की तो ये नीड तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। ठीक है? तो नीड के अकॉर्डिंग पर्सन को मोटिवेशन मिलता है। जब इंसान इच्छा रखता है और इच्छा पूरी होती है तो उसे मोटिवेशन मिलता है, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, वो उल्टे लेवल पे जा रहा है, तो उससे ज्यादा डिप्रेस इंसान और कोई भी नहीं होता। कि वो जो है वो साइकोलॉजिकल से सेफ्टी नीड पे पहुंचा, लेकिन सडनली उसकी जो है वो प्राइमरी नीड ही बिगड़ गई, कि अचानक जो है वो जॉब खत्म हो गया, क्या हो गया, अब तो घर के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, तो उससे ज्यादा डिप्रेस इंसान कुछ भी नहीं हो। उसे कुछ भी कर लो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, 100 बातें कर लो, जब तक जो है उसकी वो नीड फिर से सेटिस्फाइड ना हो। तो नीड सेटिस्फेक्शन यही प्रॉपर मोटिवेशन देता है, बराबर ना। ये तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। और दूसरा जो है वो हम वर्कर्स बिजनेस के लिए कहें तो उनमें मोटिवेशन का एक और पार्ट आता है, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव पार्ट आता है कि इंसेंटिव मोटिवेशन का ही एक हिस्सा। इंसेंटिव किसे कहते हैं कि जो एम्प्लॉय वर्कर बिजनेस में काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर तो सैलरी मिल रही है, सैलरी के अलावा उसे एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है वो उसका इंसेंटिव कहलाता है। सैलरी के अलावा मिलने वाली चीजें वो कहलाती है उसका इंसेंटिव। इंसेंटिव जो है वो एम्प्लॉय वर्कर में मोटिवेशन क्रिएट करता है कि आपको रेगुलर 10,000 की सैलरी मिल रही है, लेकिन आपने अच्छा काम किया, लो भाई आपको 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये जो 3,000 एक्स्ट्रा मिल गए, ये उसमें कितना मोटिवेशन करेगा। और उसके अलावा बाकी के एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करेगा ये, कि हाँ भाई इसे अगर जो है वो एक्स्ट्रा पैसे मिले तो हम भी कुछ काम करें, हमें भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, बराबर। ये एक मोटिवेशन क्रिएट करता है ना, जिससे एम्प्लॉय मजे से, खुशी से, एंथुजियाज्म से काम करता है। सो इंसेंटिव कहते हैं ना कि दे आर द मीन्स विच इंस्पायर एंड एनकरेज एम्प्लॉयज। ये ऐसे मीन्स, ऐसे टूल हैं इंसेंटिव, कि जो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो और अच्छी तरह से काम करें। ठीक है ना, सिंपल भाषा में इंसेंटिव यही कहलाता है कि भाई जो भी सैलरी रेगुलर मिल रही है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं वो सब इंसेंटिव है। बिजनेस में दो तरह के इंसेंटिव आते हैं, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स के। मैंने ये पॉइंट वाइज ही लिखे हैं, इसमें सेंटेंसेस है नहीं, तो पॉइंट वाइज ही लिखे हैं, समझना। कि एम्प्लॉयज को जो इंसेंटिव देते हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल मनी रिलेटेड फैसिलिटीज, या नॉन फाइनेंशियल जो मनी रिलेटेड फैसिलिटीज ना हो। फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं जैसे कि शेयर इन प्रॉफिट, कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा दे दिया, ये उसे मोटिवेट करेगा कि यार मेरे अच्छे काम की वजह से प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा दे रहे हैं। रेगुलर सैलरी तो मिल ही रही है, ये इंसेंटिव, एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, प्रॉफिट में से हिस्सा देना। या को पार्टनरशिप बनाना, कि अब उसे जो है वो पार्टनरशिप में एक हिस्सा दे दिया, कि अब से बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से तुम जो है वो 2% के पार्टनर हो, 5% के पार्टनर हो। तो अगर पार्टनरशिप का हिस्सा उस एम्प्लॉय को मिल जाए तो रेगुलर सैलरी तो मिल ही रही है, इसके अलावा उसे पार्टनरशिप की भी बेनिफिट्स मिलेंगे। शेयर इन प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप में फर्क खाली यही है कि भाई प्रॉफिट में जितना बिजनेस को प्रॉफिट होगा उसमें से उसको हिस्सा होगा। सपोज 5% प्रॉफिट तुम्हारा, तो जितना भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उसमें से 5% एम्प्लॉय को मिलेगा। को पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, लेकिन खाली को पार्टनरशिप में फर्क ये है कि भाई एम्प्लॉय को लॉस भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप है कि प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें 5% का हिस्सा होगा, लॉस हुआ तो भी 5% तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है ना, पर उसमें तो ज्यादातर एम्प्लॉय को मोटिवेट मिलेगा ना, वो काम ही ऐसा करेगा कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो, बराबर। को पार्टनरशिप प्रमोशन होता है कि भाई जहां पे वो काम कर रहा है उससे अपर लेवल उसे देना, कि जिससे उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, बराबर ना। प्रमोशन देना ये मोटिवेट करता है। बोनस देना, जो हमारे यहाँ पे हर दिवाली पे वर्कर्स को बोनस दिया जाता है ना, कि पूरा साल उसने अच्छा काम किया, कि ठीक है कि भाई इस महीने की तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी, तो ये उन्हें बोनस की तरह मिलता है। फिर कमीशन मिलता है, ठीक है ना, कमीशन के कितने सेल के बेसिस पर उन्हें कमीशन दिया जाता है, कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने इतनी सेल की है तो आपको इतने परसेंटेज कमीशन, या भाई इतने काम करने पर आपको इतना एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, तो वो कमीशन उन्हें मिलता है मोटिवेट करने के लिए। प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है ना, प्राइजेस गिफ्ट दिए जाते हैं उन्हें, कि जो बहुत अच्छा काम करे उन्हें जो है वो कुछ मनी रिलेटेड, इन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मनी रिलेटेड उन्हें गिफ्ट देते हैं, बराबर ना। बोनस कमीशन की तरह ही उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाता है। एंड सजेशन एंड एडवाइसेस, कि कितनी बार एम्प्लॉयज के कुछ सजेशन और एडवाइस लिए जाते हैं, कि भाई कोई बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि आप सजेशन दो, जिसके सजेशन से प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व हुई और फायदा हुआ तो उस फायदे में से हिस्सा एम्प्लॉय को भी मिलेगा।
तो एम्प्लॉयज से सजेशन और एडवाइसेस ली जाती है कि जिससे अगर उनके एडवाइसेस से बिजनेस को फायदा मिल रहा है तो उतना फायदा एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है, ठीक है ना। ये उनको मोटिवेट क्रिएट करता है। तो ये सब फाइनेंशियल इंसेंटिव के पार्ट हो गए। और दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हम लोग उसे कहते हैं कि जिसमें पैसे नहीं दिए जाते लेकिन अलग तरह से तारीफ की जाती है, अवार्ड दिया जाता है, दूसरी एक्टिविटीज की जाती है जो भी उनमें मोटिवेट क्रिएट करती है, बराबर, जो उन्हें मोटिवेट करती है, मोटिवेशन क्रिएट करती है उनमें। कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से, जैसे एक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी जॉब जो है वो टेम्पररी है और उसे परमानेंट बोल दिया जाए कि अब से भाई तुम्हारी 5 साल की परमानेंट जॉब हो गई, तो उसे मोटिवेशन मिलेगा ना, ना उसकी सैलरी बढ़ी, ना एक्स्ट्रा पैसे मिले, ना कुछ, पर सिक्योरिटी मिल गई जॉब की, जो यहाँ पर सेफ्टी नीड में आती है। तो उसे कितना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो भाई 5 साल तक मेरी जॉब जो है वो फिक्स हो गई। या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क, कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसके काम का रिकॉग्नाइजेशन हो, उसके काम का जो है वो क्या कह सकते हैं, उसका ध्यान दिया जाए, पॉइंट दिया जाए, तो फिर भी उसे मोटिवेशन मिलता है। भाई 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से बॉस आके खाली इतना कहे कि यार तुम्हारा काम बहुत मजेदार है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क है कि भाई बॉस मेरे काम पे ध्यान तो दे रहा है, ठीक है ना। ये जो है वो उन्हें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है, भले उसे पैसे नहीं दिए जाते, नॉन फाइनेंशियल है, पर उसे मोटिवेशन बहुत मिलता है। देन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कोई वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो कोई जवाबदारी दी जाए कि 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक को सिलेक्ट किया जाए कि भाई देखो ये काम है, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, मैं खाली तुम पे ही भरोसा है, मैं तुम्हें ये जवाबदारी दे रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाए तो भी उसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, कि हाँ भाई बाकी सबको छोड़ के भाई बॉस ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एडवाइजर, कि अगर कोई एम्प्लॉय को जो है वो, जो सुपरवाइजर, जो मैनेजर या बॉस है, उसे वो अपना एडवाइजर बनाता हो, कि बिजनेस में कभी भी कोई जरूर हो तो वो एम्प्लॉय, जो बॉस है, उस एम्प्लॉय के पास आता हो कि यार तुम एडवाइस दो कि क्या करना है, मुझे तुम्हारी एडवाइस पर पूरा भरोसा है। तो ये भी तो उसे मोटिवेट करेगा, तो भाई 50 लोगों को छोड़कर बॉस जो है वो मुझसे एडवाइस मांग रहा है, ठीक है ना, ये उनमें मोटिवेशन क्रिएट करता है। या वेलफेयर एक्टिविटीज और एम्यूनिटीज, कि अगर एम्प्लॉयज के लिए बिजनेस में स्पेशल एक्टिविटीज हो रही है, कि जैसे भाई बिजनेस के अंदर जो है वो कैंटीन की फैसिलिटीज है, अदर फैसिलिटीज है, उन्हें जो है वो बिजनेस की तरफ से अलग अलग ट्रिप मिल रही है, होता है ना कि भाई साल में आप 6 दिन घूम के आओ बिजनेस के खर्चे से, तो वो बिजनेस की तरफ से उन्हें ट्रिप मिल रही है या अदर फैसिलिटीज मिल रही है, तो ये भी उन्हें मोटिवेशन जो है वो क्रिएट करता है कि हाँ भाई बिजनेस से हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। या तो फिर अदर इंसेंटिव्स आते हैं, कि कितनी बार ऐसा होता है कि भाई एम्प्लॉयज होते हैं उनका इंश्योरेंस बिजनेस की तरफ से करवाया जाता है, कि एम्प्लॉय को कुछ भी नुकसान हुआ तो उसका मेडिकल का खर्चा बिजनेस भरेगा, वो इंश्योरेंस उन्हें मिल जाता है, बराबर। या तो फिर कितनी बार जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा बिजनेस उठा जाए कि आपके बच्चों की पढ़ाई हमारे नाम पे, ऐसा हो जाता है। बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयज को घर पे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज देता है, कि आप हमारे बिजनेस में काम करो, आपके घर तक बस छोड़ने भी आएगी और लेने भी आएगी। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को मिल रही है, ये उन्हें मोटिवेट करती है कि हाँ यार मैं बिजनेस में अच्छा काम करूं, बिजनेस भी मेरे लिए इतना सारा फैसिलिटी दे रहा है। अरे बात ध्यान, तो ये सब है ना इंसेंटिव्स हो जाते हैं कि सैलरी के अलावा जो जो फैसिलिटीज मिलती है उन्हें मोटिवेट करती है। तो समझे ना, तो मोटिवेशन जो है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज करना जरूरी है, कि हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे तो वो बिजनेस के लिए ढंग का काम करेंगे। क्लियर पॉइंट। मोटिवेशन के बाद अब दूसरे एलिमेंट पर पहुंचे, लीडरशिप के बारे में समझे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनका तीसरा एलिमेंट समझे ना, लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप, तो लीडरशिप एक तरह की क्वालिटी है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग पीपल टू वर्क विलिंगली, कि वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करना के बाद मतलब उस पर इफेक्ट छोड़ना, उन्हें गाइड करना कि जिससे वो खुद अपना काम कर सके, वर्कर्स को एक अच्छा इफेक्ट छोड़ना, उस क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं। तो लीडरशिप एक क्वालिटी है ना, कि जो है वो कोई क्या कह सकते हैं एक्टिविटी है। लीडरशिप की क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती है, ठीक है ना, और जिसमें ये प्रॉपर क्वालिटी हो उसे हम लोग लीडर कहते हैं, ठीक है ना। हर किसी के पास ये क्वालिटी नहीं रहती, किसी किसी के पास ही रहती है। लीडर हम उस पर्सन को कहेंगे कि जो पर्सन वर्कर के साथ में खड़ा रहता हो, उनके साथ जो है वो काम करता हो, ना कि बॉस बन के रहे। सीधा सा डिफरेंस कहते हैं कि भाई बॉस जो है वो टॉप लेवल पे रहता है,
वो खाली ऑर्डर देता है कि ये काम करो, ऐसे करो। लीडर वो उनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है कि चलो हाँ भाई ये काम करो, चलो ठीक है मैं भी ये काम करवाता हूँ तुम्हारे साथ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ठीक है कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, कि चलो कुछ हमें ये काम करना है, चलो साथ में मिलके कर दो। वो साथ रहने की क्वालिटी को हम लीडरशिप कहते हैं, जो वर्कर के साथ रहे, तो जिससे जो है वो वर्कर पे इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है कि भाई वो लीडर है, इतनी बड़ी लेवल का पर्सन है, फिर भी हमारे साथ ऐसा काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस उन वर्कर पे आता है और जिसकी वजह से वर्कर अपनी तरह से काम करने लगते हैं, ठीक है ना। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी आती है, वो खाली बोलना नहीं है, वो करके दिखाना है, तो वर्कर उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, है कि नहीं। तो ही वो प्रॉपर लीडरशिप कहलाती है ना, कि जहां पर लीडर भाई वर्कर को हम ऐसे बोले कि भाई तुम ये काम करो, भाई क्यों नहीं कर रहे हो, वर्कर कहता है कि भाई मुझसे जो है वो दिन के 5-5 घंटे काम नहीं होता है, तो लीडर उसे बोलता नहीं है कि तुम्हें 5 घंटे काम करना चाहिए, लीडर चुपचाप जो है वो पूरा हफ्ता खुद 5-5 घंटे काम करता है, कि जिससे वर्कर पे इंफ्लुएंस हो जाए, वर्कर पे असर हो कि यार इतना बड़ा इंसान वो खुद 5-5 घंटे काम कर रहा है, बिना रुके बिना थके वो काम कर रहा है, और हम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये उनपे इन्फ्लुएंस देने, ये उस पे इफेक्ट देने वाला पर्सन लीडर कहलाता है, और उसकी इस क्वालिटी को लीडरशिप कहते हैं, बराबर। तो लीडरशिप एक प्रॉपर क्वालिटी है, ना कि कोई एक्टिविटी, ठीक है ना। और लीडरशिप के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक अगर समझें, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि लीडरशिप रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉलोअर्स एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि लीडरशिप में सबसे पहले वही है कि एग्जिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉलोअर। लीडरशिप की क्वालिटी जरूर है, लेकिन वो लीडरशिप की क्वालिटी जब पर्सन गेन करता है, लोग उसे लीडर मानते हैं, तो सबसे पहले उस पर्सन में वो क्वालिटी हो और लोग उसे लीडर माने, ये जरूरी है, तो वो लीडरशिप क्रिएट होती है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स जरूरी है, कि फॉलोअर्स जरूरी है, यहाँ फॉलोअर्स मतलब हम हमेशा कहते हैं ना वो इंस्टाग्राम की तरह फॉलोअर्स नहीं, उसके मानने वाले लोग, कि जब लीडर कहता हो कि हाँ ये काम ऐसे करना है, तो सब लोग मानते हैं हाँ यार इसने बोला है मतलब ये काम ऐसे ही करना है, ये काम सही होगा, तो वो पर्सन लीडर कहलाता है। कि उसके फॉलोअर्स हो, मतलब उसे मानने वाले लोग हो, एंड एक्सेप्टेंस हो, जो उसकी बात एक्सेप्ट करते हो। जब कोई बिजनेस में किसी को लीडर बना दिया कि भाई ऊपर मैनेजर ने बना के आज से ये तुम्हारा लीडर है, और लोग उसे एक्सेप्ट ही ना करते हो कि नहीं नहीं हम ये लीडर नहीं मानेंगे, हम इसकी बात नहीं मानने वाले हैं, तो उसकी लीडरशिप फेल है, बराबर है। हम नहीं कहते क्लास का मॉनिटर किसी को बनाया है मतलब वो क्लास का लीडर बन गया, लेकिन अगर सब स्टूडेंट कहते हैं हम मॉनिटर की बात नहीं मानने वाले हैं, तो उसकी लीडरशिप फेल है, बराबर है। इसलिए लीडरशिप जो है वो म्यूचुअल जो है एक्टिविटी हो जाती है, या म्यूचुअल फीलिंग हो जाती है। लीडर में भी पहले क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इफेक्ट छोड़ सके उनके ऊपर, और उनमें भी ये बात होनी चाहिए कि वो लीडर को एक्सेप्ट करे, दोनों तरफा हो तो लीडरशिप सक्सेसफुल होता है। इसलिए सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉलोअर्स जरूरी है लीडरशिप में। उसके बाद इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि वन टाइम प्रोसेस। लीडरशिप ऐसा नहीं है एक बार वर्कर को इफेक्ट देके छोड़ दिया, कंटिन्यूसली उनको इफेक्ट देना जरूरी है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट क्रिएट इफेक्टिव रिलेशंस, मोटिवेशन एंड हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। लीडरशिप वो क्वालिटी है विच इज विच क्रिएट इफेक्टिव रिलेशंस, कि लीडरशिप की वजह से ही एम्प्लॉयज में और लीडर में, वर्कर में और बॉस में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है, वर्कर को मोटिवेशन मिलता है काम करने का, एंड हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स। कि इंटरेस्ट में मतलब कि जो जिसका इंटरेस्ट है, जो जिसका जो है वो काम है, उसमें हार्मनी बनाए रखने का काम लीडर का होता है। सिंपल बात में, सिंपल मीनिंग में यही हो जाता है कि हम हमेशा कहते हैं कि हर वर्कर जो है वो अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बिजनेस में जॉब करता है। हम नहीं कहते किसी को घर खरीदना है, किसी को खर्चा पूरा करना है, किसी को और कुछ, इसलिए वो जॉब करने आया है, तो उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना वो लीडर की जवाबदारी है, ठीक है ना। कि वो उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखता है, कैसे नहीं खाली बिजनेस के लिए, वो उन्हें मोटिवेट करता है, कि उन्हें मोटिवेशन देता है कि नहीं भाई हम जो है वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, कि भाई बिजनेस को फायदा होगा तो तुम्हें भी उतना ही फायदा होगा, तो जिससे एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। लीडरशिप सक्सेस डिपेंड ऑन पर्सनालिटी, सिचुएशन एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। कि लीडरशिप का सक्सेस जो है वो डिपेंड है पर्सनालिटी पे, डिपेंड ऑन पर्सनालिटी, सिचुएशन एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर।
कि लीडरशिप तभी सक्सेस हो पाती है जब जो है वो उसकी एक प्रॉपर पर्सनालिटी हो, मतलब कि उसको दूसरों पे इफेक्ट देना आता हो, तो वो लीडर सक्सेस कहलाता है। एंड सिचुएशन से लीडरशिप क्रिएट होती है। लीडरशिप जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई कोई क्रिएट करता नहीं है कि कोई बॉस ने कह दिया कि आज से ये तुम्हारा लीडर है, ऐसे लीडर नहीं बनता। लीडरशिप जो है वो या लीडर पर्सन सिचुएशन से बनता है। हम नहीं कहते कि भाई बिजनेस में अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, 10 लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई, तो भाई 10 लोगों में से 9 पीछे हो गए, एक ने कहा कि चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ, और उसने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, दोबारा प्रॉब्लम हुई, उसने ही सॉल्व करके दिखाई, तो अब लोग उसे खुद ब खुद लीडर मानेंगे कि नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये जो है वो सबका केयर करता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है, तो लोग उसे लीडर मानना एक्सेप्ट करेंगे। तो वो सिचुएशन से लीडरशिप क्रिएट होती है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, लीडरशिप की क्वालिटी में लीडर को भी दूसरों पे इन्फ्लुएंस देना आना चाहिए, कि जब वो दूसरों पे इन्फ्लुएंस करना ही ना जानता हो तो वो लीडर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना, लीडरशिप क्वालिटी है, ना कि जो है वो कोई एक्टिविटी। एंड उसी एक पॉइंट, उसी में ही पॉइंट आता है कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक लीडर, एक लायक लीडर कब कहलाता है, तो उसमें फिजिकल क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 तरह की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा लीडर बने, कि जिनमें हम फेसबुक के हिसाब से इसमें बताया तो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स दिए गए हैं ना, कि भाई लीडर में जो है वो फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, कि जहां फिजिकल क्वालिटी में आता है कि भाई लीडर को जो है, सॉरी, उनमें फिजिकल क्वालिटीज में उसका जो है वो अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अट्रैक्टिव फिजिक होना चाहिए, चीयरफुल नेचर होना चाहिए, बराबर। उसमें प्रॉपर फिजिकल क्वालिटीज है, वो अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड है, एकदम जो वो फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, चीयरफुल नेचर है, हमेशा हंसता रहता है, तो वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा और दूसरों पे इफेक्ट दे पाएगा। वो कहता है ना, उसकी फिजिक्स ही खराब हो, हमेशा बीमार रहता हो, जो है वो उसके क्या कह सकते हैं कि भाई ड्रेसिंग सेंस जो है वो प्रॉपर ना हो, तो वो कभी लीडर नहीं, कोई लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर वो पहले ढंग से दिखेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, इसे कोई इग्नोर करे वो ठीक है, पर इसका इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, होशियारी उसमें होनी चाहिए, जिसके अंदर कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ग्रेस्पिंग पावर होना चाहिए, कि वो कोई भी चीज को जल्दी से सीख ले, ग्रेस्पिंग पावर होना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, कि हर हर डिसीजन सोच समझ के ले, ना कि मन दड़न काम करे। क्यूरियोसिटी, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी लीडर में होनी चाहिए कि नया नई काम वो सीखता रहे। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो हर चीज में सही और गलत को पहचानता हो। फॉरसाइट एज वेल एज ए डिफरेंट स्किल, कि उसमें फॉरसाइट होनी चाहिए, कि वो दूर की सोच सके, कि अगर हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं आज तो ठीक है, पर इसके बाद में क्या इफेक्ट होगा, ये सोचना उसे आना चाहिए। इनके अलावा एलोक्यूशन स्किल होनी चाहिए, कि वो अच्छी तरह से बोल पाए, उसकी स्पीच अच्छी हो। कैलकुलेटिव स्किल होनी चाहिए, कि उसकी कैलकुलेशन फास्ट होती हो। नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन एंड ह्यूमन स्किल, उसमें ह्यूमन स्किल की नॉलेज होनी चाहिए, कि दो लोगों में कैसे दोस्ती बनानी है, दो लोगों को कैसे समझाना है, इसका माइंडसेट अलग है तो इसको समझाना अलग है, इसका माइंडसेट अलग है तो उसको समझाना अलग है, ये नॉलेज उसमें होनी चाहिए। तो वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है। दूसरा साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, जहाँ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में आती है प्लीजेंट पर्सनालिटी, कि भाई हमेशा जो है वो एक अच्छी खुशनुमा पर्सनालिटी होनी चाहिए, जील नेचर होना चाहिए, कि हमेशा मस्ती में और एक्टिव रहता हो। करेज, हिम्मत होनी चाहिए। सेंस ऑफ कोऑपरेशन, मिल के काम करना उसे आना चाहिए। टेक्ट, होशियारी होनी चाहिए उसमें। इंटरेस्ट ऑफ वर्क, अपने काम में वो खुद इंटरेस्ट से काम करता, खुद ही इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा तो दूसरे वर्कर कैसे इंटरेस्ट लेंगे। अफेक्शन होना चाहिए, कि हाँ भाई वो दूसरों पे इफेक्ट छोड़ सके और साथ में दूसरों की फीलिंग को समझ सके, वो अफेक्शन होना चाहिए। और पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। ये क्वालिटीज जब कोई पर्सन में हो ना, तो वो एक लायक लीडर बनता है। इन क्वालिटीज के अलावा पर्सन लीडर नहीं बन पाता है। फिर डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट आता है कम्युनिकेशन, आखिरी पर सबसे जरूरी एलिमेंट्स। हमने पहले ही समझा था कि भाई कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन ऑफ डायरेक्टिंग। एक सक्सेसफुल डायरेक्टिंग के लिए कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में सही कम्युनिकेशन होगा ना, तो डायरेक्टिंग की प्रोसेस और ये सब एक्टिविटी सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है ना, कम्युनिकेशन प्री कंडीशन है। अगर बिजनेस में कम्युनिकेशन खराब है, तो समझो कि भाई कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं चलने वाली है। ठीक है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोग क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शन एंड ओपिनियंस।
कि भाई कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शन, ओपिनियन, इसे एक्सचेंज करना, उसे हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। तो इसलिए कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस हो जाती है। ऐसा नहीं कि खाली टॉप से बॉटम लेवल तक कम्युनिकेशन हो रहा है कि बॉस खाली ऑर्डर देता रहे। नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एम्प्लॉयज भी अपना ओपिनियन दे, एम्प्लॉय भी अपना सजेशन दे रहा है, ये टू वे प्रोसेस होता है, उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं। और बिजनेस में जब ये बरोबर चलता हो ना कि बॉस रेगुलर टाइम पे जो है वो सभी एम्प्लॉयज को जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाता हो, और बिजनेस में जो रेगुलर कामकाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सजेशन, कुछ ओपिनियन की जरूरत है, तो वो एम्प्लॉयज भी रेगुलर बॉस को बताते रहते हो। ये टू वे प्रोसेस चलती रहती हो तो ही, सिर्फ तो ही जो है वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है। इसी वजह से कहते हैं कि लीडरशिप में कम्युनिकेशन प्री कंडीशन हो जाता है, तो बिना कम्युनिकेशन के वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। और वही कम्युनिकेशन को प्रॉपरली समझे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड कंटिन्यूस टू वे प्रोसेस विच रिक्वायर क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज। कि भाई कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कि हाँ बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो वो गोल ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस जो है वो खराब हो जाता है। अब बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कुछ भी करो, गप्पे मारो, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए, एक दूसरे की पंचायत करो, वो सब चलता है। लेकिन अगर बिजनेस में जो बिजनेस का गोल है उसके अलावा का अगर वहां कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो बिजनेस को फेल करेगा हमेशा। इसलिए वहां पर कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कि जिस तरह का गोल है, जो चीज हमें अचीव करनी है, जो टारगेट है, उसके रिगार्डिंग बातचीत होती है हमेशा। तो बिजनेस में जो है वो कम्युनिकेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं। जब तक बिजनेस में एक्टिविटी चल रही है सब कम्युनिकेशन तो चलता ही रहेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, वन वे नहीं। जो पहले ही बताया कि टॉप टू बॉटम भी आता है तो बॉटम टू टॉप भी ये कम्युनिकेशन चलता है, वन वे प्रोसेस कभी नहीं आती। एंड विच रिक्वायर क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, ये भी जरूरी है कि कम्युनिकेशन में क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज होना जरूरी है। भले टू वे प्रोसेस कोई भी तरह से कम्युनिकेशन होता हो, जितना लैंग्वेज और वर्ड्स क्लियर होंगे उतना कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है और सामने वाले को अजम्पशंस करने पड़ रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन का प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, मैं कोई इंफॉर्मेशन दूसरे को पहुंचाऊं और वो उस बात को समझ ही ना पाए, उस मीनिंग को जो है वो प्रॉपरली गेन ही ना कर पाए, तो वो कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। इसलिए क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी आता है। It uses various method and equipment and act as a motivating activity। कि भाई कम्युनिकेशन में जो है वो अलग अलग मेथड एंड इक्विपमेंट यूज होते हैं। कम्युनिकेशन की अपनी अपनी मेथड है, यहाँ पर है भी कि कम्युनिकेशन जो है वो काफी सारी मेथड से होता है। मैं उस मेथड को साथ में भी समझाऊं तो भाई ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो, साइलेंट, हर तरह का कम्युनिकेशन है। बिजनेस में जो कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट रहता हो उस मेथड को अपनाना चाहिए। जो बिजनेस की कंडीशन हो, जो बेस्ट मेथड रहती है बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो मेथड अपनानी चाहिए। एंड इक्विपमेंट्स के अलग अलग इक्विपमेंट भी यूज होते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं भाई। आजकल टेक्नोलॉजी के मीडियम से कहो तो कम्युनिकेशन मोबाइल के द्वारा आता है, उसमें भी जो है वो मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या पहले जो है वो पेज पे रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। तो हर तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं, हर तरह के टूल्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, और जो बिजनेस को जैसा सूटेबल हो वैसा बेस्ट टूल अपनाना चाहिए। एंड इट इज एक्ट एज अ मोटिवेटिंग एक्टिविटी। कम्युनिकेशन मोटिवेटिंग एक्टिविटी बन जाता है अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है तो। कि एम्प्लॉयज को भाई सपोज कोई प्रॉब्लम हो रही है और एम्प्लॉयज है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उस कम्युनिकेशन से, तो उनके लिए वो मोटिवेटिंग एक्टिविटी बन जाती है ना। कि कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, वो आके जो है वो कोई अपने टीचर को हमें अगर बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये कम्युनिकेशन हुआ, और हम अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है? तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के लिए, बिजनेस के लिए मोटिवेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। It is a human and administrative process essential for decision making and effective management। ये एक ह्यूमन प्रोसेस है कम्युनिकेशन। भले उसमें टूल भले यूज होते हैं पर कम्युनिकेशन टू वे जो प्रोसेस होती है वो दोनों ह्यूमंस के थ्रू ही होती है। सेंटर में हमेशा ह्यूमन ही रहता है, इसलिए ये ह्यूमन प्रोसेस हो जाती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है,
बिजनेस में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन बरोबर होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ही सबसे जरूरी प्रोसेस आती है। इट इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि कोई भी डिसीजन लेना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी आता है। और कम्युनिकेशन की अलग अलग मेथड्स हैं जो यहाँ पे भी बताया। और ओरल आता है, ओरल कम्युनिकेशन हो गया कि भाई बोलकर सिर्फ। रिटर्न कम्युनिकेशन होता है विजुअल, कोई पिक्चर्स के थ्रू, साइन के थ्रू, ठीक है ना, कि कहीं पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है नो स्मोकिंग, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है कि पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं, ठीक है ना, वो विजुअल। फिर ऑडियो कम्युनिकेशन होता है कि सिर्फ सुनाई देना, कि कोई किसी को जो है वो रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है, कोई सॉन्ग या किसी के थ्रू जो है वो बात दूसरों तक पहुंच रही है, ये ऑडियो कम्युनिकेशन। फिर ऑडियो विजुअल होता है जिसमें वीडियो कहते हैं हम लोग, कि जिसमें विजुअल्स भी हैं, पिक्चर्स भी चल रही हैं और कुछ सुनाई भी दे रहा है, वो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। और साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, तो बिना कहे भी सिर्फ इशारों से कम्युनिकेशन, बराबर। किसी को चुप करवाना हो तो खाली जोर से आंखें दिखाना तो भी इंसान समझ जाता है कि हाँ सामने वाला गुस्से में है। सिर्फ इशारा कर देने का भाई चुप हो जाओ तो भी समझ जाता है। ये साइलेंट कम्युनिकेशन, बराबर। कम्युनिकेशन के बहुत सारी मेथड है, बिजनेस के लिए जो सूटेबल हो, जिससे कम्युनिकेशन जल्दी और परफेक्ट हो पाता हो, वो मेथड बिजनेस को अप्लाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये ध्यान देना, पहले जो हमने समझा वो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ओरल, रिटन, ऑडियो, विजुअल, साइलेंट, ये सब मेथड्स आती हैं। और उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है कि बिजनेस में दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में आता था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल मतलब कहलाता है कि भाई जो प्रॉपर रूल्स के साथ होता हो। कम्युनिकेशन में भी वही, कि बिजनेस के जो रूल्स बने हुए हैं, जो मेथड्स बनी हुई है, जो प्रोसीजर बनी हुई है, उसी के ही जरिए कम्युनिकेशन होना, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि बिजनेस में नक्की है कि कुछ भी बातचीत करनी है तो वो रिटर्न में ही होनी चाहिए। रिटर्न में मतलब किसी को नोटिस देना है, किसी को सजेशन देना है, किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, किसी को बोनस देना है, कुछ भी बात तारीफ करनी है, ये सब रिटर्न में हो तो रिटर्न में ही होनी चाहिए। तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं कि भाई रूल्स बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जहां पर कम्युनिकेशन होना जरूरी है भले वो रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है ना, इनफॉर्मल वे में होता है, ह्यूमन रिलेशन से जो है वो क्रिएट होता हो, वैसा कम्युनिकेशन वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई भी बिजनेस में स्टार्टिंग में तो कम्युनिकेशन फॉर्मली ही चलता है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ना कि अगर कोई वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसे जो सपोज आधे दिन की छुट्टी चाहिए, तो नया नया एम्प्लॉय होगा ना तो वो रिटर्न में कम्युनिकेशन करेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। के रूल है कि कोई भी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो पहले वो एप्लीकेशन भेजेगा भाई। तो पहले नया नया एम्प्लॉय होगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही चलता है, कि रिटर्न में बॉस को एप्लीकेशन देगा कि मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, प्रॉपर रीजंस वगैरह लिखकर, ठीक है ना। तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जब बिजनेस रेगुलर हो जाता है, अब बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो है वो अच्छी दोस्ती हो गई, घर जैसा रिश्ता हो गया, रोज साथ में बैठ के खाना खाते हैं, अब एम्प्लॉय को अगर छुट्टी चाहिए तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो ह्यूमन रिलेशन क्रिएट हो गया। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि अब एम्प्लॉय बॉस को खाली कह देगा कि भाई मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, मैं जा रहा हूँ, रीजन भी भले नहीं बताएगा कि भाई मैं जा रहा हूँ आधे दिन के लिए, ठीक है ना भाई, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। और सिंपल से वे में समझे कि भाई ये छोटा सा जो है वो खाली पॉइंट याद रख लिया करो, उसके अकॉर्डिंग ही सब कैरेक्टरिस्टिक भी आपके आ जाएंगे। सिंपल सा जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पॉइंट याद रखो, तो इट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूल्स एंड अथॉरिटी। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ना भाई, स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ है कि ये पर्सन इसी से कम्युनिकेट करेगा, ये पर्सन इसी को ही ऑर्डर देगा, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी इसके लिए ही है। वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और वैसे ही चलेगा, कि प्रिंसिपल को बात करनी है तो वो पहले जो है वो सुपरवाइजर को ही बताएगा, ना कि सीधे स्टूडेंट को। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो वैसे ही कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, कि जो रूल्स बने हुए हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन है तो रिटर्न ही होना चाहिए, तो रूल्स के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। एंड अथॉरिटी के हिसाब से, कि जिससे कम्युनिकेशन करने की पावर दी गई हो उसी के ही थ्रू होता है, कि भाई बिजनेस में कोई ऑर्डर देना है या ऑर्डर देने का पावर मैनेजर को है तो वो वही ऑर्डर देगा और कोई ऑर्डर नहीं देगा भाई,
बरोबर ना भाई, सबको बात पहुंचानी है, ये अथॉरिटी इसको दी गई है तो वही पहुंचाएगा सब तक बात, और कोई नहीं। तो अथॉरिटी रूल्स के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट फ्लो बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है, तो वही टू वे प्रोसेस, लेकिन रूल्स के जरिए होता है कि सुपरवाइजर और उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स है वो एक दूसरे से फॉर्मली जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। इट्स जनरली रिटर्न एंड एम्स एट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटर्न में ही होता है। इट एम्स एट कंट्रोल, उनका मेन एम कंट्रोल करना होता है कि बिजनेस में कोई भी जो है वो मिस कम्युनिकेशन ना हो, फालतू की बातें ना घूमे, उसको कंट्रोल करने के लिए ही ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। मेन मकसद होता है कंट्रोल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना कि सभी एम्प्लॉयज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, एंड अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि इनके जरिए ही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये मेन काम है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। और वैसे ही इनफॉर्मल आता है कि जहां रूल्स के हिसाब से नहीं, कम्युनिकेशन होना जरूरी है भले रूल्स से ना हो। कहते हैं ना, इट इज द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, ये ह्यूमन रिलेशन बेस्ड है, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग एम्प्लॉइज, कि ये ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है। बताया ना कि भाई किसी से दोस्ती होती है तो वहां पे वैसा कम्युनिकेशन चलता है, किसी से दोस्ती ना हो तो वहां फॉर्मली चलता है फिर। तो ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है ये कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप पे बेस्ड है कि जितना जो है वो एम्प्लॉइज में, बॉस में, जो सुपरवाइजर है उनमें जितनी ज्यादा दोस्ती होगी उतना कम्युनिकेशन फास्ट होता है और इजी होता है। ठीक है ना, वहां कम्युनिकेशन जरूरी है भले कैसे भी। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये कम्युनिकेशन होता है। कभी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गलत काम कर रहा है तो दूसरा एम्प्लॉय खाली उसे शांति से टकोर मार के भी समझा देता है कि अरे गलती हो रही है सुधार लो। ठीक है ना, ये भी कम्युनिकेशन हो जाता है। नहीं तो फॉर्मल में अगर गलती कर रहा है तो रूल्स के हिसाब से तो ऐसा होता है कि वो गलती कर रहा है तो उसे रिटर्न में नोटिस भेजो कि तुमने ये गलती की है भाई, ये फॉर्मली। लेकिन इनफॉर्मल में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो एम्प्लॉय शांति से समझा भाई गलती हुई है, आगे से ध्यान देना। एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ओरल और सिंबॉलिक, रिक्वायर नो फॉर्मल रूल्स एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिटेबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है कि रूल्स इसमें है नहीं, तो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से ये कम्युनिकेशन बदलता रहता है हमेशा। ओरल एंड सिंबॉलिक है कि इसमें रिटर्न जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन ओरल हो सिंबॉलिक हो तो भी उसमें चल जाता है। पता है ना, कम्युनिकेशन करना जरूरी है भले वो ओरली हो। रिक्वायर नो फॉर्मल रूल्स, इसमें कोई फॉर्मल रूल्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, कोई भी मेथड से कम्युनिकेशन सक्सेसफुली सिर्फ होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का कॉम्प्लीमेंट है, ना कि उसे जो है वो सब्सटीट्यूट करेगा। कोई भी बिजनेस में फॉर्मल कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा कि उसकी जगह खाली इनफॉर्मल चले, फॉर्मल को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ साथ चलता है। फॉर्मल तो जरूरी है ही कि किसी को कोई नोटिस देना है भले मोरली दे दे, पर साथ में एक रिटर्न नोटिस बनता भी जरूर है कि फ्यूचर में प्रूफ रहेगा कि देखो हमने नोटिस बनाया था। बराबर, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को रिप्लेस नहीं करता है, सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट बन के रहता है इनफॉर्मल। एंड इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है एम्प्लॉयज के बीच में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है और बिजनेस की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, नाम बढ़ता है। ठीक है ना, बरोबर कम्युनिकेशन होंगे तो जैसे पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज के बीच में मोटिवेशन रहता है और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट देता है वो। बरोबर। और फिर टाइप्स के बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है कि जैसे हमने कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन अच्छे डायरेक्टिंग के लिए बहुत जरूरी है, प्री कंडीशन है। अगर कम्युनिकेशन खराब हो जाए तो बिजनेस भी बिल्कुल खराब हो जाता है, बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता है सिर्फ कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट हमारा वही है कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, कौन कौन से रुकावट हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन खराब होता है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखना कि कम्युनिकेशन क्यों खराब होता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं। तो वही पैराग्राफ वाइज मैंने कॉमा करके सब लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना। कि जैसे कहते हैं ना, इट अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ प्लानिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लियर मैसेज एंड अजम्पशंस, कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर प्लानिंग से नहीं किया जा रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, कब मैसेज देना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है,
बिना प्लानिंग के अगर करो तो कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। जैसे मेरी प्रॉब्लम होती है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना प्लानिंग के हम कम्युनिकेशन करते हैं। मैं स्टूडेंट के लिए पूरा इंटेंशन रखता हूँ कि चलो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन प्लानिंग नहीं होती, कब कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा, और खराब हो जाती है चीजें। तो लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग ना हो तो कम्युनिकेशन खराब होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है कि जब टॉप लेवल वाले कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं, मिडिल लेवल वाले वो बॉटम लेवल तक पहुंचाते हैं तो ट्रांसलेट करके पहुंचाते हैं। तो अगर वो ट्रांसलेशन में खराबी आ गई तो कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लियर मैसेजेस होते हैं कि अगर जो है वो मैसेज क्लियर नहीं है, सामने वाला अजम्पशंस करता हो, अंदाजे लगाता हो। हम एग्जांपल देते हैं ना कि अगर बॉस ऐसा कहता हो कि कल शाम को मीटिंग है, अच्छा कितने बजे मीटिंग है, कहाँ मीटिंग है, क्यों मीटिंग है, ये कुछ लिखा ही नहीं, ये अनक्लियर मैसेज हो गया, तो उससे भी कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। बराबर ना, सामने वाले ने अगर गलत अजम्पशन कर लिया हो कि हाँ भाई इसलिए मीटिंग होगी, इतने बजे ही होगी, हमेशा तो इतने बजे ही होती है, ऐसा अगर अजम्पशन हो गया तो कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है और नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। And factor like shortage of time, overburden of communication, ignorance toward message, wrong media selection, fear and distrust, it reduce the effectiveness of communication. ये सब भी बैरियर्स हैं कि शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि कम टाइमिंग की वजह से जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचानी और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हो तो कुछ लोगों तक कम्युनिकेशन छूट जाता है ना। शादी का कार्ड बांटने के लिए जाते हैं, आखिरी आखिरी में सबको कार्ड बांटने जा रहे हैं तो एक आध दो लोग छूट ही जाते हैं उसमें शादी में, ठीक है ना। ये शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है तो कम्युनिकेशन जो है वो कितनी बार आधी रह जाती है, फिर कितने जरूरी लोग होते हैं उन्हें भी जो है वो बातें पहुंचाना रह जाता है। ये जनरली शादी का एग्जाम्पल, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। एंड ओवर बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर कम्युनिकेशन में ओवर बर्डन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हमेशा कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है। वो एग्जाम्पल कहता है ना कि मैं अगर सामने वाले को कहूँ कि भाई ये 10 बातें सामने वाले को बता के आना, ये कम्युनिकेशन का ओवर बर्डन हो गया। अरे 10 बातें बतानी है, वो अक्सर दो तीन बातें भूल जाएगा, बराबर ना, छूट जाएगी उसमें, तो वो ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। इग्नोरेंस टुवर्ड मैसेज, अगर कोई जो है वो मैसेज का इग्नोरेंस करता हो कि एम्प्लॉय ने, बॉस ने एम्प्लॉय को मैसेज दिया और वो एम्प्लॉय इग्नोर कर दे, छोड़ो ना ये तो भेजता रहता है मैसेज, ठीक है ना। अगर ये ऐसा इग्नोरेंस हो जाए तो भी कितना जरूरी चीज है वो छूट जाती है। या फिर रॉन्ग मीडिया सिलेक्शन, कि अगर मीडिया का सिलेक्शन प्रॉपर ना हो, कि सामने वाला जो है वो हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करता है और हम जो है वो ईमेल के जरिए उसको मैसेज भेज दें तो वो सामने वाला चेक ही नहीं करेगा। जो मीडिया सबके लिए कॉमन हो उसके थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड फियर और डिस्ट्रस्ट, कि फियर की वजह से भी कम्युनिकेशन खराब होता है। कितनी बार बॉटम से टॉप तक कम्युनिकेशन जब आता है, लोअर से अपर लेवल तक, तब उसमें फियर होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ने गलती कर दी तो वो डरेगा कि यार मैंने बॉस को बता दिया ना तो भाई मुझे जो है वो नौकरी से निकाल देंगे, तो इस डर की वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं करते और बिजनेस में कहीं बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो फियर खराब करता है या डिस्ट्रस्ट करता है, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो और वो झगड़े के साथ जो है वो सामने वाला कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हो तो हम मानते ही नहीं, नहीं नहीं ये तो इसके साथ झगड़ा हुआ है, ये पक्का झूठ बोल रहा है, तो वो डिस्ट्रस्ट होता है, सामने वाले पे विश्वास नहीं होता तो भी कम्युनिकेशन खराब होता है। ये सब जो है वो रीजंस हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता है। और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके मेजर्स भी हैं। मेजर टू ओवरकम बैरियर्स, इन बैरियर्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो जो लिखा है उसी का ही अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है ना। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है तो वो ध्यान में रखना कि इस बैरियर्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे बैरियर्स कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर प्लानिंग, क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड अ टू वे कम्युनिकेशन। जो इसमें बताया वही बातें इसमें है कि बाय प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कब कहाँ कैसे कम्युनिकेशन करना है ना, कि जिससे कम्युनिकेशन परफेक्ट होनी हो सके। क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो यहाँ बताया कि अनक्लियर मैसेज हो वो अनक्लियर मैसेज ना हो, क्लियर इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचानी चाहिए कि सामने वाला अजम्पशन ना करे, क्लियर कट पता हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये बात है उसमें। एंड करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मीडिया, मीडिया का सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए, ऐसा मीडियम सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसके जरिए सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे। एंड टू वे कम्युनिकेशन, प्रॉपर टू वे, बिना डरे, जो यहाँ पे फियर था, बिना डरे जो है वो कम्युनिकेशन दोनों तरफा प्रॉपर होनी चाहिए।
A short, fast, goal-oriented communication system with mutual trust, avoidance of unnecessary information, and regular evaluation of communication system, it improve effectiveness. किन चीजों से इफेक्टिवनेस बढ़ती है? तो शॉर्ट, फास्ट एंड गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए, ओवरबर्डन ना हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि 10 बातें सामने वाले को बताना है, एक या दो बातें बतानी है कि जिससे वो शॉर्ट भी रहेगा और फास्ट कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन चैनल जितने कम होंगे उतना फास्ट कम्युनिकेशन होगा। चैनल्स कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे बताना, तुम उसे बताना, तुम उसे बताना, ये चैनल्स कहते हैं। जितना ये शॉर्ट चैनल होगा उतना कम्युनिकेशन फास्ट और इफेक्टिव रहेगा। तो शॉर्ट, फास्ट, गोल ओरिएंटेड हो कि फालतू की चीजें कम्युनिकेशन में नहीं होनी चाहिए, जो बिजनेस के गोल रिलेटेड है उसी का ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। अननेसेसरी कम्युनिकेशन होगा तो वो हमेशा रुकावट क्रिएट करेगा। तो सिर्फ गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन सिस्टम हो विद म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, डिस्ट्रस्ट नहीं। कि भले सामने वाले के साथ 100 झगड़े हुए हैं पर मुझे विश्वास है कि जब जरूरी बात होगी तो वो झूठ नहीं बोलेगा मुझसे, ठीक है ना, ये ट्रस्ट होना चाहिए, तो जिससे कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो पहले भी बताया कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अवॉइड करनी चाहिए, जो जरूरी गोल ओरिएंटेड हो उसी के ही अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। एंड रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजनेस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है उसका रेगुलर इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए कि हाँ भाई सब सिस्टम बरोबर है, सब तक इंफॉर्मेशन बरोबर पहुंच रही है, टू वे चल रहा है, इन सब का इवैल्यूएशन, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन सिस्टम में तो रेगुलर सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो बिजनेस बरोबर चल पाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 6 समझा ना जैसे हमने, अब वैसे ही चैप्टर 7 के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो अब 7 चैप्टर कंट्रोलिंग के बारे में, आपका मैनेजमेंट का आखिरी प्रोसेस, ठीक है ना, मैनेजमेंट का आखिरी स्टेप ये कंट्रोलिंग। और चैप्टर वाइज कहो तो आपकी टेक्स्ट बुक का सबसे सिंपल चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर आपका, ठीक है ना। कंट्रोलिंग के बारे में आप समझे कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की लास्ट एक्टिविटी कहलाती है, कि स्टार्टिंग में प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, अब लास्ट में हो जाता है कंट्रोलिंग। कि सबसे पहले प्लानिंग हो जाती है कि भाई व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, क्या कब कैसे करना है उसके बारे में सोच लेना, वो प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजिंग आती है कि भाई बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना, कि क्या कब कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लोगों को जॉब पे रखना और उसकी केयर करना, वो स्टाफिंग। और जब वो लोग जॉब पे आ जाते हैं तो उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहना, उन्हें गाइड करते रहना, वो डायरेक्टिंग। और ये सब एक्टिविटी जो पहले की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब एक्टिविटी बरोबर चल रही है कि नहीं, जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से ही सब बरोबर चल रहा है, इसे चेक करते रहना। और अगर कहीं मिस्टेक है तो उसे सुधारते रहना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं, बरोबर ना। लास्ट एक्टिविटी हमारी कंट्रोलिंग के, आगे के जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज थी वो सब बरोबर चल रही है प्लानिंग के हिसाब से। और अगर नहीं चल रही है तो मिस्टेक्स क्या है, वो मिस्टेक ढूंढ के उसे ठीक करना, इसे कंट्रोलिंग कहते हैं। कि अगर कंट्रोलिंग बरोबर हो गया, मतलब जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से बरोबर काम चल रहा है, कंट्रोलिंग में चेक किया कि बरोबर काम चल रहा है, तो बस बरोबर काम चल रहा है तो आगे अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, ये मैनेजमेंट की आखिरी एक्टिविटी हो जाती है, बराबर ना। उसके बाद क्या, और अगर कहीं मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सुधार लिया जाता है, तो उसके बाद बरोबर काम चलता रहेगा। तो ये लास्ट एक्टिविटी हो गई ना, अब इसके बाद कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कंट्रोलिंग वो मैनेजमेंट की आखिरी एक्टिविटी बन जाती है, बराबर। और कंट्रोलिंग में कहें 3-4 पॉइंट हैं सिर्फ चैप्टर में। सबसे पहले डेफिनेशन वाइज कहो तो सिंपल डेफिनेशन आती है कि कंट्रोलिंग मींस चेकिंग वेदर वर्क इज कैरिड आउट एज पर प्लान, स्टैंडर्ड एंड इंस्ट्रक्शन। जो प्लानिंग की है, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, स्टैंडर्ड मतलब लेवल बनाई है, हर एक्टिविटी की एक लेवल बनाई जाती है कि रोज का इतना काम तो होना ही चाहिए, वर्कर को बोला हुआ इतने बजे आना है तो उनकी एंट्री हो ही जानी चाहिए, कि इससे ज्यादा खर्चा होना ही नहीं चाहिए। ये हर चीज की एक लिमिट बनाई हुई है, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो कंट्रोलिंग मतलब यही है कि चेक करना कि जो भी काम है वो प्लान के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कि जो टॉप लेवल ने मिडल और बॉटम लेवल को इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। Checking whether work is carried out as per plan, standard and instruction, and taking corrective action if deviation are found.
और अगर नहीं चल रहा है इसके हिसाब से, कुछ डेविएशंस हैं, डेविएशंस मतलब एरर, गलतियां, कि कुछ अगर गलतियां हैं तो उस गलतियों को करेक्टिव एक्शन लेना, टेक करेक्टिव एक्शन, उसे ठीक करना, कि जिससे वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। बरोबर, तो ये सिंपल से हमारी कंट्रोलिंग की एक्टिविटी आ जाती है ना, कि प्लानिंग के हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं उसे चेक करना, और अगर नहीं चल रहा है तो मिस्टेक कहाँ है उसे ढूंढ के सुधारना, वो सिंपल सी कंट्रोलिंग। और यही कंट्रोलिंग अगर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल सा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग एंड इज परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूस एंड एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। कि कंट्रोलिंग के बारे में कहें, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग, वो प्लानिंग से बिल्कुल रिलेटेड है। आगे भी इसके बारे में छोटा सा पॉइंट आएगा, और यहाँ पर भी कहते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग वो एक कॉइन की दो साइड कहलाती है, एक ही सिक्के की दो बाजू, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लानिंग ही नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग किस चीज की करेंगे? कि हम अगर प्लानिंग ही ना करें कि भाई रोज का कितना काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो कंट्रोल किस चीज का करें? चलने दो जो राम भरोसे चल रहा है, ठीक है ना। प्लानिंग होती है कि रोज ऐसे होना चाहिए काम, और नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग करनी पड़ती है ना। तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं होती, और अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। कि मैंने प्लान किया पर काम नहीं हो रहा है, तो सुधारेगा कौन अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो? ठीक है ना। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि कंट्रोलिंग टोटली प्लानिंग से रिलेटेड है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग एंड परफॉर्म एट एवरी लेवल। हर लेवल पे कंट्रोलिंग होती है, ऐसा नहीं कि खाली बॉटम लेवल पे कंट्रोलिंग जरूरी है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तीनों लेवल पर जो है वो कंट्रोलिंग आती है। हाँ, ये बात ठीक है कि टॉप लेवल पे कंट्रोलिंग की कम जरूरत पड़ती है, मिडिल लेवल पे थोड़ी ज्यादा, और बॉटम लेवल पे थोड़ी और ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, पर कंट्रोलिंग होता तीनों लेवल पे है। एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूस एंड एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। कंटिन्यूस कंट्रोलिंग एक बार नहीं होती है, या खाली आखिरी में रिजल्ट आया अब चेक करे अरे यार ये तो गलती हो गई, उसे कंट्रोलिंग नहीं कहते। कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि जब तक आपकी बिजनेस की एक्टिविटी चल रही है, हर रोज कंट्रोलिंग करना जरूरी है। बरोबर ना। हम स्टूडेंट को भी तो हमेशा कहते हैं कि आप रोज खुद को इवेल्युएट करते रहो और चेक करते रहो, कंट्रोल करते रहो, कि भाई मैंने जो सोचा उसके हिसाब से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग रिजल्ट आ गया बोर्ड का रिजल्ट, अब सोचेंगे अरे यार मुझसे तो गलती हो गई। बरोबर, अब डेविएशंस मिल रहे हैं, उसका मतलब नहीं है कि रिजल्ट आ गया अब डेविएशन ढूंढे हम लोग। ठीक है, रेगुलर जो है वो कंट्रोलिंग जरूरी है। उसी तरह से बिजनेस में भी रोज कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर एक गोल अचीव भी हो गया, फिर से नई प्लानिंग करेंगे, नया गोल बनेगा तो फिर से नई कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट की एंड एक्टिविटी है। बताया ना पहले भी कि लास्ट एक्टिविटी। कंट्रोलिंग बरोबर चल रहा है, कंट्रोलिंग में चेक किया कि मैनेजमेंट के हिसाब से बरोबर काम हो रहा है, तो बस फिर आगे कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मैनेजमेंट की आखिरी एक्टिविटी हो जाती है। It is future oriented, constructive, internal and dynamic in nature, aimed at a correcting deviation and improving performance. Okay, it is future oriented, controlling future oriented है, ये future related process है। क्यों future related process कहलाती है कंट्रोलिंग? क्योंकि कंट्रोलिंग प्रेजेंट में किया जाता है कि फ्यूचर में फिर से ऐसी गलती ना हो। कंट्रोलिंग में काम क्या होता है कि गलतियां ढूंढ के उसे सुधारना, और सुधारने का मतलब क्या कि फ्यूचर में ये गलती रिपीट ना हो उसकी केयर करना। कि अगर फ्यूचर में भी फिर से वही गलती हो रही है, फिर से वही गलती हो रही है, तो आपने कंट्रोलिंग किया ही क्या? इसलिए कंट्रोलिंग में जो प्रॉब्लम्स है उसे ऐसे सॉल्व किया जाता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो। इसलिए कंट्रोलिंग फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी हो जाती है। एंड इट इज कंस्ट्रक्टिव। कितने लोग जो है वो कंट्रोलिंग को नेगेटिव एक्टिविटी मानते हैं, कि भाई कंट्रोलिंग मतलब वर्कर्स पे दबाव देना। नहीं, लेकिन कंट्रोलिंग नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव है, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है। कंट्रोलिंग की वजह से वर्कर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डेविएशंस, एरर हैं, उसको ठीक किया जाता है, जिससे वर्कर और अच्छी तरह से काम हो, मतलब अच्छी तरह से काम कर सके, वो और अच्छी तरह से जो है वो खुद को आगे बढ़ा सके। बरोबर ना। ये कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है कि वर्कर गलती कर रहा है तो उसको जो है वो पनिशमेंट देना, उसे मारना। ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है कि अगर उसकी गलती हो रही है तो उस गलती को सुधारना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो जाती है। भैया ना, एम्ड एट करेक्टिंग डेविएशन एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस।
उसका मेन एम कंट्रोलिंग का यही है कि डेविएशंस करेक्ट करना और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। इसी वजह से वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो जाती है। इंटरनल प्रोसेस है, कंट्रोलिंग इंटरनल की जाती है कि बिजनेस के अंदर की जो भी एक्टिविटीज है उस पे कंट्रोलिंग होती है, एक्सटर्नल एक्टिविटी पे कंट्रोलिंग नहीं है। बिजनेस के अंदर के एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस में जितना खर्चा हो रहा है, अंदर जो कुछ हो रहा है उस पे कंट्रोलिंग पॉसिबल है। एक्सटर्नल कभी भी कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है कि बाहर कस्टमर मेरे इतने ही प्रोडक्ट खरीदे, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ही पॉलिसी बनाए, उन पे थोड़ी कंट्रोलिंग हो सकती है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज पे कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, इंटरनल एक्टिविटीज पे कंट्रोलिंग होती है। एंड डायनेमिक इन नेचर है कि ये डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोलिंग की मेथड बदलती रहती है कि एक बार कोई एरर हुई उसे इस मेथड से हमने ठीक किया, दोबारा कोई एरर होगी तो जरूरी नहीं है उसी मेथड से चेक करें, सिचुएशन के हिसाब से एरर ठीक करने के लिए मेथड बदलनी पड़ती है। इसी वजह से ये डायनेमिक प्रोसेस है कि सिचुएशन के हिसाब से हमेशा करेक्टिव मेजर्स चेंज होते हैं। And it is person oriented process and may be formal or informal depending upon needs। कि ये पर्सन ओरिएंटेड प्रोसेस है, पर्सन ओरिएंटेड, ये पर्सन के रिलेटेड है। इसमें भी वही कि इसके हर एक्टिविटी में ह्यूमन सेंटर आता है। कंट्रोलिंग किसके ऊपर, मशीनों के ऊपर या चीजों के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होता, लोगों के ऊपर प्रॉपर कंट्रोलिंग होता है कि जिससे बाकी सब रिसोर्सेज प्रॉपर चल सके। इसी वजह से ये पर्सन ओरिएंटेड है। एंड फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है डिपेंडिंग अपॉन नीड्स, कि जरूरत के हिसाब से कंट्रोलिंग फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, ठीक है ना। ज्यादातर इनफॉर्मल कंट्रोलिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है कि कोई गलती कर रहा है उसे जो है वो शांति से समझाना कि भाई देखो ये गलती हुई है, ठीक है, आगे से ऐसी गलती ना हो, इसको ऐसे सुधारो, उसका मेजर भी बताना, ये प्रॉपर कंट्रोलिंग है। तो इनफॉर्मल वे में कंट्रोलिंग ज्यादा इफेक्ट देता है। फॉर्मल कंट्रोलिंग हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम, कि ये गलती कर रहा है और मैं उसे रिटर्न में लिख के दूं कि देखो तुम्हारी ये गलती हुई, उसको ऐसे ऐसे सुधारो, तो वो रिटर्न में लिख के देना, मेजर वही है, सॉल्यूशन वही है, लेकिन रिटर्न में देना उसका इफेक्ट कम पड़ता है। खुद जो है वो इनफॉर्मली करके बताना है, उसे समझाना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग जो है वो डिपेंड फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, बराबर ना। ये कंट्रोलिंग हुआ ना। अब जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा ना, वैसे ही जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझना है कि कंट्रोलिंग के फायदे क्या हैं। कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है बिजनेस में। आप भले पूरा मैनेजमेंट की एक्टिविटी कर रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कर रहे हो, लेकिन अगर कंट्रोलिंग नहीं की है तो बाकी की सब एक्टिविटी आपकी बेकार हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि कंट्रोलिंग एरर ढूंढ के ठीक करता है, और जब तक अगर एरर आप लोग ठीक नहीं करोगे, गलतियां ही करते रहोगे, तो फिर चीजें सुधरेगी कैसे, रिजल्ट आएगा कैसे, बराबर। इसलिए कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाती है। इट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय चेकिंग एक्टिविटीज, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड रिमूविंग डेविएशन थ्रू करेक्टिव एक्शंस। इट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि कंट्रोलिंग की वजह से ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स प्रॉपर अचीव हो पाते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं तो हम गलतियां सुधारते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो गोल आसानी से अचीव हो पाते हैं। वही पॉइंट है कि चेकिंग एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग की वजह से हर एक्टिविटी पे प्रॉपर सुपरविजन हो पाता है, प्रॉपर चेकिंग, प्रॉपर इवैल्यूएशन हो पाता है कि जो हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से सब काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई काम सौंप दिया, ठीक है, कि भाई हफ्ते बाद चेक करेंगे, नहीं, रेगुलर चेक करते रहना होता है कि भाई उसका काम बरोबर हो रहा है कि नहीं, बरोबर। और रेगुलर चेक करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर सॉल्व होती रहेगी और रिजल्ट जो है वो प्रॉपर आएगा। तो कंट्रोलिंग की वजह से एक्टिविटीज का रेगुलर इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, कि जो वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को भी रेगुलर चेक करते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। एंड रिमूविंग डेविएशंस, और अगर कोई डेविएशंस आ रहे हैं, कोई भी तरह की एरर आ रही है तो उसे रिमूव करते हैं थ्रू करेक्टिव एक्शंस, कि प्रॉपर एक्शन लेके, प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स लेके एरर सॉल्व की जाती है। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रेगुलर सॉल्व हो रही है, तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए, फिर सब वर्क जो है वो स्मूथली चलता रहता है। एंड इट मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, ensure coordination, control activities, find errors, support delegation of authority, help in directing, improve efficiency and assist in long term planning, ठीक है ना। कि ये सब कंट्रोलिंग के फायदे हैं ना। इट मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, कि कंट्रोलिंग की वजह से प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव हो पाती है। जो पहले भी बताया कि प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना हो तो कंट्रोलिंग जरूरी है ही। आपने भले प्लानिंग की हो कि मैं पूरा साल जो है वो इतनी पढ़ाई करूंगा, रोज इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन नहीं हो रही है
तो कंट्रोलिंग जरूरी है कि एरर ढूंढो और उसे ठीक करो। हम वो एरर ढूंढ के ठीक करते नहीं है तो फिर आखिरी में पता चलता है कि यार रिजल्ट आया ही नहीं, प्लानिंग हमारी फेल गई। बिल्कुल फेल जाती है क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं थी उसके ऊपर। ठीक है ना, कंट्रोलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं थी। अगर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज है तो प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव होती है। कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोलिंग हो तो सब एक्टिविटी और सब लोगों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है कि सब एक्टिविटी स्मूथली चल पाती है। कंट्रोल एक्टिविटीज ये भी वही है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहता है एक्टिविटीज पे कि कहीं पर भी कोई एक्टिविटी बाकी ना रह जाए, कोई एक्टिविटी जो है वो गलत ना हो जाए, कि कहीं कोई एक्टिविटी का डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब एक ही काम दो दो बार हो रहा है, कोई काम बाकी रह जा रहा है, ऐसा नहीं हो पाता। प्रॉपर कंट्रोलिंग से जो है वो सबके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रहता है। फाइंड एरर्स, वही बात है जो कैरेक्टरिस्टिक में था कि कंट्रोलिंग की वजह से एरर जल्दी मिल जाते हैं, और जल्दी एरर मिल गया, जल्दी उसे ठीक भी कर लिया तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ठीक है ना, एरर्स इजीली मिल जाते हैं। सपोर्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि कंट्रोलिंग की वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को सपोर्ट मिलता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सामने वाले को पावर देना, सामने वाले को जो है वो डिसीजन पावर देना। तो उसके ऊपर अगर कंट्रोलिंग है तो पता चलता है कि सामने वाला पावर का मिस यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाले को पावर तो दे दिया हमने, लेकिन ऊपर कंट्रोलिंग अगर ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो सामने वाला पावर का मिस यूज करेगा। तो इसी वजह से कंट्रोलिंग की वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को भी सपोर्ट मिलता है कि सामने वाला पावर का मिस यूज नहीं कर पाता। हेल्प इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में भी हेल्प होता है। आगे हमने डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में भी ये बात समझी थी कि डायरेक्टिंग का मतलब भी यही होता है कि भाई सुपरविजन करना, सब चीजों को चेक करना, और कहीं मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को ढूंढ के ठीक करना। डायरेक्टिंग में भी तो यही होता है, और उसमें एक पॉइंट समझा था हमने कि अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग हो तो कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, है कि नहीं। तो इसी वजह से ये कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग को सपोर्ट करता है, उसी का ही एक हिस्सा बन जाता है। इंप्रूव एफिशिएंसी एंड असिस्ट इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है, और इन्हीं सब फायदे की वजह से कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि बिजनेस की एफिशिएंसी का बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर मतलब सपोज वो टूल कहलाया कि जिसके जरिए मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक कर सके कि बिजनेस कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, वो एफिशिएंसी हम लोग चेक कर सके, उस टूल को बैरोमीटर कहेंगे हम लोग। तो कंट्रोल की वजह से या कंट्रोलिंग की वजह से बिजनेस की मैनेजमेंट कितना परफेक्ट है वो हमें पता चलता है, ये उसका बैरोमीटर है। कोई भी बिजनेस को अगर चेक करना हो ना कि बिजनेस कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो उसकी कंट्रोलिंग की प्रोसेस देखा करो। अगर वो प्रोसेस परफेक्ट है बिजनेस की, तो मतलब समझो बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इसी वजह से कंट्रोलिंग वो बैरोमीटर हो जाता है मैनेजमेंट का। समझ आ रही है ना बात। फिर उसके बाद का हमारा स्टेप आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन कैसा है। तो भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। ये पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंस में भी समझा है, पर यहाँ पर भी पॉइंट वाइज हमें दिया हुआ है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहला वही है ना कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन की दो साइड कहलाते हैं, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, दोनों एक सिक्के की दो बाजू कहलाते हैं, कि बिना बिना प्लानिंग के जो है वो कंट्रोलिंग जरूरी नहीं है, और कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कहलाते हैं। बराबर ना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि जब प्लानिंग होता है तो कंट्रोलिंग होगा ना। बराबर, अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हम कंट्रोलिंग किस चीज की करें फिर, है कि नहीं। तो इसलिए कंट्रोलिंग के लिए जो है वो प्लानिंग जरूरी आता है, बराबर, और प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग जरूरी आता है, कि अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी और उसके बिना कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग कितनी भी प्लानिंग करो वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपने प्लानिंग की है, जो अभी भी एग्जांपल दिया, आपने प्लानिंग की पर अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं है तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी ही नहीं। रिजल्ट को पता चलता है कि यार मेरा तो सोचा था उसके हिसाब से आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं की हमारी उसके ऊपर, है कि नहीं। तो इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक सिक्के की दो साइड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कहलाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, ये खास ध्यान रखना, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत बार पूछते हैं कि कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग प्रॉपर करने की वजह से हमें कोई भी चेंजेस के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। हमने आगे एक पॉइंट समझा था कि भाई कंट्रोलिंग जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक में समझा कि कंट्रोलिंग इंटरनल प्रोसेस है, अंदर की चीजों पर हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, बाहर की चीजों पर नहीं। लेकिन अगर हम अंदर की चीजों पर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कंट्रोलिंग करें
तो जिससे बाहर की चीजों में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस का इफेक्ट बिजनेस पे नहीं होता और बिजनेस उस चेंजेस के सामने खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों होने की वजह से कोई भी चेंजेस आ जाए उसके सामने बिजनेस प्रोटेक्ट रहता है, मतलब कि टिका रहता है, बिजनेस में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने प्लानिंग की प्रोसेस में भी समझा था कि हर बिजनेस हमेशा एक सब्सिडियरी प्लान बना के रखता है, एक प्लान बी बना कर रखता है कि अगर कुछ भी चेंजेस आ गया तो हम लोग ऐसा करेंगे, बराबर ना। एक सेकंड प्लान हमेशा बना रहता है, प्लानिंग होती है और सेकंड उसी प्लानिंग पे अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग भी है तो फिर बाहर कुछ भी हो जाए ना, सरकार की पॉलिसी बदल गई, कस्टमर का जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, मार्केट में जो है वो तेजी मंदी आ गई, कुछ भी चेंजेस आ जाए हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर कंट्रोलिंग हम लोग करके बैठे हैं, जिसकी वजह से कोई भी चेंजेस के सामने हमारे बिजनेस को प्रोटेक्शन मिलता है, बिजनेस टिका रहता है प्रॉपरली, ठीक है ना। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, मतलब सक्सेसफुल बनता है अच्छी तरह से। एंड प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग, या सेम ही है, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की प्री कंडीशन प्लानिंग है। कंट्रोलिंग तभी होगा जब पहले प्लानिंग हो, तो प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कहां से बनेगा फिर। जो पहले ही बताया, आपकी प्लानिंग ही नहीं है कि रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी है, रोज जो है वो कैसे काम करना है, वो कुछ प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग करेंगे किसके। आपकी प्लानिंग होगी कि रोज की मेरे 4 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसकी गलती ढूंढेंगे, तो कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी ना, कि मैंने प्लान किया था 4 घंटे की पढ़ाई पर हो नहीं रही है, तो अब कंट्रोलिंग की जरूरत है। प्लान ही नहीं है कि रोज कितने घंटे की पढ़ाई करनी है तो कंट्रोलिंग करे भी किस पे, 1 घंटा हुआ तो भी जय जय, और 5 घंटे हुए तो भी जय जय, और क्या। तो इसीलिए ये तो आपका एग्जांपल दिया, बिजनेस रिलेटेड भी वैसे ही, कि अगर प्लानिंग ही नहीं है कोई चीज की कि महीने का कितना खर्चा होना चाहिए, एम्प्लॉय का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग क्या करे, चलने दो जो जैसे चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए कंट्रोलिंग की प्री कंडीशन प्लानिंग कहलाती है। और दूसरा, प्लानिंग इज अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है ना। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का फादर कहलाता है, मतलब पहले प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग बनेगा ना। कंट्रोलिंग एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक प्लानिंग ना हो, ठीक है ना। प्लानिंग ही नहीं हो रही है तो कंट्रोलिंग स्टार्ट करने की जरूरत क्या है, वही बात है, किस चीज पे कंट्रोल करें, दोनों चीजें सेम ही है ना। कि प्लानिंग फादर कहलाता है कि पहले प्लानिंग आएगा तो फिर आगे कंट्रोलिंग आएगा ना, प्लानिंग ही नहीं आएगा तो हम कंट्रोलिंग कैसे स्टार्ट करें फिर, बराबर। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग का प्री कंडीशन है या फादर कहलाता है, तो इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, अरे ना बात ध्यान। और आखिरी में फिर जो है वो कंट्रोलिंग की प्रोसेस आती है, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। हमने मैनेजमेंट के सब चैप्टर्स में जो है वो पूरी पूरी प्रोसेस देखी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब में प्रोसेस देखी थोड़ी थोड़ी। अब आखिरी में कंट्रोलिंग की प्रोसेस आती है, ठीक है ना। और सबसे सिंपल प्रोसेस है ये, कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस में कहें तो क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग की प्रोसेस की शुरुआत ही होती है एक प्रॉपर एक्टिविटी से, जिसे कहते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड, कि सबसे पहले बिजनेस में प्लानिंग करके, प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोलिंग होती है ना, तो सबसे पहले बिजनेस में प्लानिंग करते वक्त ही बिजनेस की हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड मतलब लेवल कर देते हैं कि भाई हर एक्टिविटी, हर छोटे से बड़े काम के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, इनकम एक्सपेंसेस के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, एक लेवल, कि इस लेवल से ऊपर कुछ चीज गई तो हम कंट्रोलिंग करेंगे। अगर उस लेवल तक सब चीजें चलती जा रही है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर कंट्रोलिंग की क्या जरूरत है। फिर पता तो चले कि कंट्रोल करना कैसे है, कि मेरा खर्चा है कि भाई महीने का इससे ज्यादा खर्चा गया तो मैं कंट्रोल करना शुरू कर दूंगा कि भाई कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, बराबर। एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा तो फिर हम कंट्रोलिंग करेंगे ना, स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं है अगर, तो कंट्रोलिंग कैसे करें हम, कि कोई स्टैंडर्ड फिक्स है, महीने का जितना खर्चा होने दो, तो फिर कंट्रोलिंग कहाँ से करेंगे हम। इसलिए प्लानिंग करते वक्त ही सबसे पहले बिजनेस की हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। भले वो इनकम एक्सपेंस के बारे में हो, प्रोडक्शन हो, कि महीने का इतना प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, बराबर। या तो फिर जो है वो एम्प्लॉयज का बिहेवियर हो, कि भाई एम्प्लॉयज का ऐसा बिहेवियर होना ही चाहिए, रोज उन्हें इतने बजे एंट्री हो ही जानी चाहिए, रोज इतने घंटे का काम होना ही चाहिए, हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग होगा। तो सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड, देन गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना,
ठीक है ना। उसके बाद जब रेगुलर काम काज चल रहा है, बिजनेस जब रेगुलर चल रहा है, तो भाई सब जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल के लोग हैं वो बॉटम लेवल से सब इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट मंगवाते हैं कि भाई तुमने क्या क्या काम किया बताओ, तुमने कौन सी एक्टिविटी की बताओ, तुमने कितना प्रोडक्शन किया मुझे बताओ। वो सब रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट होती है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस। फिर उन सब रिपोर्ट का जो है वो इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस चेक होता है कि सबने कितना कितना काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, कितना प्रोडक्शन किया है, महीने का कितना खर्चा हुआ, जो कुछ भी एक्टिविटी हो उन सब का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड, ये दोनों साथ में ही आते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर करना और उसे सेट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, कि भाई जो भी हमने स्टैंडर्ड बनाया है उससे कंपेयर करना, कि भाई इसने रिपोर्ट दी, इसने कितना प्रोडक्शन किया है, तो उसको मेजर करके कि भाई बरोबर प्रोडक्शन है, और जो स्टैंडर्ड बनाया है कि रोज के 100 बॉक्स उसने बनाने हैं तो उसने 100 बॉक्स बनाए हैं, बरोबर है, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करना कि उसने ज्यादा काम किया है कि कम काम किया है, बरोबर या ज्यादा काम किया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करते वक्त अगर अगर उसने काम बरोबर नहीं किया है तो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो फिर उसके बाद का स्टेप आता है, अगर यहाँ सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, सोचा था महीने में इतना खर्चा होना चाहिए उतना ही हो रहा है, सोचा था इसका काम महीने में इतना होना चाहिए उसने इतना ही किया है, भाई सोचा था महीने में इतना प्रोडक्शन वही हो रहा है, जो सोचा था जो स्टैंडर्ड बनाया था उसके हिसाब से सब काम चल रहा है, तो आखिरी स्टेप की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। और अगर नहीं हो रहा है तो ये फिर आखिरी स्टेप आता है कि करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स में अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो एरर को ढूंढना, उस एरर को पता करना कि भाई क्यों नहीं हो रहा है जो सोचा था उसके हिसाब से, और फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेना, उस एरर को ठीक करना कि ऐसी गलती जो है वो दोबारा ना हो, बरोबर ना। अगर जो सेट किया था उसके हिसाब से काम चल रहा है तो ठीक करने की जरूरत नहीं है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है वो एरर ढूंढ के उसको ठीक करना, ठीक है। और करेक्टिव मेजर्स में क्या क्या आते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, एरर कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना, ठीक है ना। और उनमें भी तीन तरह के चेंजेस आते हैं, एक नो चेंज इन कंडीशन, कि कितनी बार एरर ऐसी छोटी होती है कि ठीक है इग्नोर कर देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं चलो गलती हुई होगी दोबारा नहीं होगी, तो वो कोई कंडीशन में चेंज नहीं करते, उस एरर को इग्नोर कर दिया जाता है। चेंज इन कंडीशन टू रिमूव डेविएशन, या फिर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है कि दोबारा ये एरर ना हो, कि गलती अगर थोड़ी सी जो है वो सीरियस है तो सामने वाले को जो है वो क्या कह सकते हैं वार्न किया जाता है, एक बार जो है वो प्रॉपर वार्निंग दी जाती है कि हाँ भाई दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसके रिलेटेड मेजर्स लेते हैं। या फिर चेंज इन कंडीशन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टैंडर्ड, या कितनी बार गलती इतनी बड़ी होती है पूरे बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है तो पूरे बिजनेस को ही नया स्टैंडर्ड नए रूल्स बनाने की जरूरत पड़ती है, कि वर्कर की गलती हो रही है तो या तो उसे सुधारना होता है या कितनी बार बिजनेस को ही सुधारना पड़ता है कि बिजनेस को नए रूल्स बनाने पड़ते हैं, बराबर। इन तीनों कंडीशन का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने हर वीडियो में दिया है, सिंपल याद रखने के लिए, ऐसे तो बहुत एग्जांपल हो सकता है, याद रखने के लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज वर्कर का टाइम फिक्स कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि वर्कर को सुबह 9 बजे आ जाना है, बराबर ना। पूरे हफ्ते में जो है वो चेक करके सबका जो है वो परफॉर्मेंस मेजर किया है कि भाई रोज सब लोग कितने बजे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। अब उनमें समझो ऐसा हुआ कि सब बरोबर आ रहे हैं 9 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब समझो एक वर्कर है वो जो है एक दिन खाली 9 की जगह 9:15 बजे आया है, एक दिन गलती हुई, उसके जो है वो पीछे का परफॉर्मेंस चेक किया गया, रेगुलर अपडेट्स चेक की गई तो भाई वो हमेशा टाइम पे आ जाता है, एक दिन कोई वजह से उसे देर हुई है तो नो चेंज इन कंडीशन, उस एरर पे कोई एक्शन लिया जाता नहीं है, ठीक है ना। तो नो चेंज इन कंडीशन, एरर पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है एक बार की गलती है माफ कर दिया, अगली बार से तो वो कभी उसने गलती की नहीं है तो आगे भी वो नहीं करेगा, रेगुलर है। पर कभी अगर ऐसा होता हो कि सपोज वो पिछले जो है वो 5-6 दिनों से रेगुलर लेट आ रहा है, रोज लेट आ रहा है, और गलती ढूंढने से पता चला कि बस उसकी लेजीनेस है उसकी वजह से लेट आ रहा है, गलती ढूंढनी तो पड़ेगी ना क्या प्रॉब्लम है, कि कितनी बार ऐसे पता चला कि बस उसकी लेजीनेस है उसकी वजह से लेट आ रहा है, सो चेंज इन कंडीशन टू रिमूव डेविएशन, तो वो कंडीशन चेंज करनी पड़ती है, तो फिर उसके सामने एक्शन लेना पड़ता है या उसे वार्न करना पड़ता है कि भाई देखो तुम भाई इतने दिनों से लेट आ रहे हो, अब कल से अगर लेट आए हो तो रोज तुम्हारे आधे दिन की पगार कट होगी,
ये वार्निंग दी जाती है ना, उस एक्शन को ठीक तो करना पड़ेगा ना फिर, बराबर ना। कि रोज लेट आ रहा है और वो भी खाली लेजीनेस की वजह से, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली आलस की वजह से लेट आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। या कितनी बार ऐसा होता है कि गलती सामने वाले की नहीं हमारी होती है और हमें नए रूल्स नए स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। अब सपोज सामने वाला 10 दिनों से रोज लेट आ रहा है, रोज लेट आ रहा है, कि भाई उससे रीजन पता किया और रीजन पता करने पर पता चला कि भाई वो जहाँ पे रहता है वहां पर कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, उसे यहाँ उसके घर पे कोई बीमार है और रोज सुबह उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से 9 की जगह आते आते उसे 9:30 बज जाते हैं, कोई सीरियस प्रॉब्लम है इन शॉर्ट, उसकी वजह से उसे रोज लेट हो रहा है, तो ऐसे में उसकी गलती नहीं है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसकी लेजीनेस की वजह से हो तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो फिर हमें जो है वो स्टैंडर्ड बदलना पड़ता है, फिर हमें चेंज करना पड़ता है कि ठीक है तुम्हारे लिए जो है वो हम कहते हैं कि ठीक है थोड़े दिन जब तक घर की कंडीशन ठीक हो जाए तुम रोज जो है वो 9:30 बजे आना। हमने नया स्टैंडर्ड बना लिया उसके लिए या कभी कभार पूरे बिजनेस के लिए, कि जब तक जो है वो सब ठीक हो जाए तब तक तुम्हारे लिए टाइम 9:30 का, लेकिन शाम को भी तुम्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, बराबर। हमने नए रूल्स बना लिए क्योंकि प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ठीक करने के लिए हमें सुधरना पड़ेगा, उसे नहीं सुधरना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे भी हो जो एरर है उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। एरर छोटी हो तो इग्नोर करें, उसकी प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लें, उसे वार्निंग दें, हमारी प्रॉब्लम हो तो हमें ठीक करना पड़ेगा। पॉइंट आ रहा है ध्यान, बराबर ना। और एरर ठीक हो गया, सब काम वापस रेगुलर चल रहा है, तो बस फिर जो है वो मैनेजमेंट में आगे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आ रही है ना बात समझ में। तो दोनों चैप्टर आज समझ पड़े 6 और 7। अब जो फिर आगे के चैप्टर्स है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।